तो या आज ना हम हमारे लास्ट टाइम हमारा वहां तक हो गया था ना, सेक्शन मेथड तक। सेकंड मेथड तक हो गया था हमारा, है ना। हाँ, वो 4 मेथड करवाए थे। हाँ, 4 मेथड कर लिए थे और उसी चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस से शुरू कर रहे हैं। ठीक है। एंड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस और मल्टीप्लिसिटी करके हम अगला चैप्टर शुरू कर देंगे और अगले चैप्टर में एसओआर मेथड तक कर लेंगे आज। उससे आगे कल कर लेंगे, मेरा मेरा कहना तो ये है। ठीक है, बिकॉज काफी ज्यादा हो जाएगा एसओआर मेथड तक की। ठीक है, तो वो कर देते हैं, वो थोड़ा सा ही रह जाएगा लाइक पीछे, वो हम कल कर लेंगे और कल ही मैटलैब शुरू कर देंगे इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की बात कर लेते हैं। अब जो से हमने मेथड्स पढ़े थे ना, बाइसेक्शन मेथड, फिक्स पॉइंट आइट्रेशन, न्यूटन मेथड, ये कितनी जल्दी आंसर लाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। ये आसान भाषा में है, सिंपल भाषा में कन्वर्जेंस का मीनिंग है कि कितनी जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, लाइक तुम्हें कितनी आइट्रेशन करनी पड़ेगी मिनिमम कि तुम्हारा जल्दी से जल्दी आंसर आ जाए। ठीक है, क्योंकि तुम देख रहे न्यूटन मेथड 2-3 आइट्रेशन करके ही आंसर आ रहा था, है ना। और बाइसेक्शन मेथड में 7-8 आइट्रेशन करनी पड़ रही थी। तो इट डिपेंड्स ऑन मेथड, तो मेथड की कौन सा मेथड फास्ट है। तो हम ऑर्डर कन्वर्जेंस में यही पढ़ते हैं कि लाइक कौन सा मेथड फास्ट है। ये मैंने ऊपर थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी हुई ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की, ये थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मेथड की कैसे कैसे कन्वर्ज होता है। ठीक है, सबसे पहले कंसीडर टू पॉजिटिव कांस्टेंट। हमने कोई भी दो पॉजिटिव कांस्टेंट अल्फा और लैम्डा मान लिए और एक सीक्वेंस मान ली पी एन। ठीक है, लाइक P1 P2 P3। ठीक है, ऐसे कोई भी एक सीक्वेंस मान लिया हमने। अब ये जो सी सीक्वेंस है, अगर इसने कन्वर्जेंट होना है तो इस सीक्वेंस को डिक्रीजिंग होना पड़ेगा। अगर डिक्रीजिंग को ये हमारी जो सी वो है, क्या कहते हैं, सीक्वेंस अगर कन्वर्ज हो रही है किसी पॉइंट पे, इसका मतलब कि ये कहीं ना, या ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी कि ये वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी। तो इसका मतलब कि ये है, अब मैं पी को एग्जैक्ट रूट मान रहा हूँ अपना। ठीक है, पी ऑफ एन प्लस वन और पी ऑफ एन तुम ये लगा लो कि आइट्रेशन के थ्रू आ रहा है। अगर मैं पी ऑफ यहाँ पर लगा लो पी ऑफ एन, या यार ये लगाओ, अगर मैंने यहाँ पर पी ऑफ वन की वैल्यू डाली तो ऊपर पी ऑफ टू आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं पी ऑफ टू माइनस पी कर दूं डिवाइडेड बाई पी ऑफ वन माइनस पी, और यहाँ पर अल्फा लगाया हुआ है, दिस अल्फा रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। दिस अल्फा रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। ये डिसाइड करेगा कि हमारा आंसर कितना जल्दी आएगा, बिकॉज यू नो लाइक तुमने डीएस से पढ़ी ही है, तो 1/n और 1/n² में से n² जल्दी कन्वर्ज होएगा, है ना। हमने ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि लाइक जो n² है दैट कन्वर्जेस फास्टर देन n। ठीक है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज में। तो ये जो अल्फा है, दिस विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर कि हमारा जो सीक्वेंस है वो कितनी जल्दी कन्वर्ज होएगी। ठीक है, एक पॉइंट पे। तो ये अल्फा की वैल्यू तुम्हें बताएगी कि तुम्हारी कन्वर्जेंस कैसी आएगी। ये जस्ट इसकी डेफिनेशन है कन्वर्जेंस की। ठीक है, तुम पढ़ सकते हो अगर तुमने पढ़ना है इस कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को। अब लैम्डा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है जो आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, ये लैम्डा तुम्हारे पास एरर आता है कि लाइक तुम P2 माइनस पी कर रहे हो। ठीक है, एग्जैक्ट रूट में से P2 को माइनस कर रहे हो, तो लैम्डा रिप्रेजेंट्स एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट। ये कोई भी एक एरर कांस्टेंट है जो तुम्हारे पास आ जाएगा लैम्डा। ओके, अब इसके बाद तुम्हारे अल्फा की वैल्यू, ये मैंने जस्ट दो केसेस बनाए हुए हैं, तुम आगे खुद समझ लेना। अगर अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, अगर तुम्हारी अल्फा की वैल्यू 1 इसमें सेटिस्फाई कर रही है इस कंडीशन में, तो तुम्हारा जो भी तुम्हारा मेथड या फिर आइट्रेशन या फिर सीक्वेंस है वो लीनियरली कन्वर्जेंट होएगी। लेकिन अगर अल्फा की वैल्यू 2 भी सेटिस्फाई कर रही है तो फिर वो क्वाड्रेटिकली कन्वर्जेंट होएगी। ऐसे अगर 3 होएगी तो क्यूबिकली कन्वर्जेंट, ऐसे ऐसे ही चलती जाएगी, 4 5 6 7 ऐसे अप टू चलती जाएगी। ठीक है, वैसे बस हमें इन दोनों से ही काम है, इससे ज्यादा कन्वर्जेंस हमें मिलती नहीं है किसी मेथड में। सो वी विल ओनली डिस्कस दिस टू कन्वर्जेंसेस। ठीक है, और हमने कंसीडर कर लिया, लाइक ये तुम्हें बताया है कि लाइक ऐसे हम निकालते हैं। मैंने पी नॉट पहले मान लिया कि लाइक इनिशियल पॉइंट मान लिया पी नॉट, अगर मैं नीचे पी जीरो डाल रहा हूँ तो ऊपर पी ओ वन आ जाएगा। पी ओ वन माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी का होल स्क्वायर। मैं एक क्वाड्रेटिक कन्वर्जन चेक कर रहा हूँ इसमें, तो मेरे पास लैम्डा वन आंसर आएगा, और लैम्डा ऐसे ही लैम्डा टू आएगा, ऐसे ही लैम्डा थ्री आएगा, ये सॉरी अप टू लैम्डा एन तक हमारे पास आंसर ऐसे एरर्स आते जाएंगे। एंड यू विल सी कि ये जो से एरर्स हैं ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस आएगा। ये जो से एरर्स आएंगे ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस होंगे, बिकॉज जैसे जैसे तुम्हारा P1 P0 P1 P2 P3 P4 ऐसे जाता जाएगा। ठीक है,
एज यू विल इंक्रीज योर, जैसे जैसे तुम्हारा आइट्रेशन बढ़ती जाएगी तुम्हारा एरर उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए डिक्रीजिंग सीक्वेंस आएगी, जहां पर ये लिमिट साथ में लगी होगी कि जो से ये तुम्हारा लास्ट वाला एरर होएगा ये नियरली जीरो को रीच कर जाएगा, ठीक है। कुछ पूछना है इसमें ऑर्डर कन्वर्जेंस में, इसमें कुछ भी? हेलो, नहीं, No, डाउट sir. नहीं है। हाँ ठीक ठीक है। है। आगे हमारे क्वेश्चन पास एक्सप्लेन कर दो यार, हैं, क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर दो। हाँ कर देता हूँ, बस ये मैं ये मतलब कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको फिर भी हम एक क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे, मैंने लिखा था क्वेश्चन। पहले हम ये देख लेते हैं अलग अलग मेथड में क्या क्या कन्वर्जेंस आती है। बाइसेक्शन मेथड में लीनियरली कन्वर्जेंस आती है, इसकी डेरिवेशन है लंबी चौड़ी किसी काम की नहीं है। फिक्स पॉइंट में एटलीस्ट लीनियर कन्वर्जेंस होती है, लाइक तुम्हें क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस भी मिल सकती है, क्यूबिक कन्वर्जेंस भी मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारे पास कैसा फंक्शन है, ठीक है। फिक्स पॉइंट में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम्हें हमेशा लीनियर कन्वर्जेंस मिलेगी, लेकिन बाइसेक्शन मेथड में तुम्हें हमेशा कन्वर्जेंस लीनियर ही मिलेगी। एंड न्यूटन मेथड में तुम्हें हमेशा क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस मिलेगी, ठीक है। एटलीस्ट क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस, यानी क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस या फिर उससे ज्यादा भी मिल सकती है, इससे कम नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास अलग अलग मेथड्स में होते हैं और इसकी डेरिवेशंस मैम ने करवाई थी, तो जो मेरे ख्याल से ज़्यादा काम की नहीं है, मैम ने बोल दिया था, लाइक वहाँ पर पेपर में पूछते नहीं इनके डेरिवेशंस। सो इसको जस्ट तुम ऐसे याद सा कर लेना, ये न्यूटन मेथड वाली बात याद रखना, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड न्यूटन मेथड में तुमने देखा कि दो तीन आइट्रेशंस में ही तुम्हारा टॉलरेंस में आंसर आ रहा था, लाइक टॉलरेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करके तुम्हारा आंसर आ रहा था, ठीक है। वही दोबारा सिंपल भाषा में कन्वर्जेंस का मीनिंग है कि कितनी जल्दी आंसर आएगा। हेंस न्यूटन, अब यहाँ पर हेंस न्यूटन मेथड इज कंसीडर्ड टू बी बेस्ट बिकॉज इट गिव्स क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस, इसलिए न्यूटन मेथड को बेस्ट माना गया, ठीक है। मैंने वहां पर बोला था कि बाद में बताऊंगा कि न्यूटन मेथड क्यों बेस्ट है, बिकॉज इसमें कन्वर्जेंस क्वाड्रेटिक मिलती है हमें। अब एक क्वेश्चन देख लो, गिवन दैट द आइट्रेट्स xn plus 1 इज इक्वल टू, ये तुम्हें ना कोई भी एक सीक्वेंस दी हुई है, ठीक है, तुम्हारे पास एक सीक्वेंस डिफाइन की हुई है, xn plus 1 इज इक्वल टू 2/3 xn plus a upon 3 xn स्क्वायर, a बिलोंग्स टू r, कन्वर्जेंस टू, ये इस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। हमें पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस दिया हुआ है कि लाइक इस पॉइंट को ये कन्वर्ज करेगा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द आइट्रेशन स्कीम, हमने इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है, यानी कि अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अगर तुम इस लास्ट वाले को देखो तो मैम ने बोला था कि लाइक ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस को चेक करने से, लाइक इतना बड़ा करने से अच्छा है डेरिवेटिव्स निकाल लो, तो वो बात करता हूँ अभी मैं कि लाइक हम डेरिवेटिव से करेंगे रादर देन यूजिंग दिस सो मच लंबा सा मेथड, ठीक है, लंबे से लिमिट्स निकालने से अच्छा हम डेरिवेटिव से निकालेंगे अपनी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। सो सी, अगर यहाँ पर x आ रहा है तो वी रिमेंबर कि लाइक अगर यहाँ पर x आ रहा है तो ये g ऑफ x बन जाएगा, फिक्स पॉइंट इटरेशन में पढ़ा था हमने कि लाइक अगर हमें यहाँ पर x आउटपुट मिल रही है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज g ऑफ x, यानी कि सारा का सारा फंक्शन हमारा g ऑफ x बन जाएगा, फिक्स पॉइंट इटरेशन में पढ़ा था हमने ये, ठीक है। हाँ तो, हाँ याद है। हाँ, तो g ऑफ x है ना, तो मैंने इसको x की फॉर्म में ऐसे लिख दूंगा, g ऑफ x इज इक्वल टू 2/3 x प्लस a अपॉन 3x स्क्वायर, ठीक है। अगर p को ये कन्वर्ज कर रहा है तो ये p इज इक्वल टू a 1/3 इसका फिक्स पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये जो सी हमारे पास ये सीक्वेंस है, अगर ये p इज इक्वल टू a 1/3 को कन्वर्ज कर रहा है तो ये पॉइंट इसके अंदर सेटिस्फाई होना चाहिए, बिकॉज इट विल बी एक्टिंग एज अ फिक्स पॉइंट फॉर दिस। टू चेक p इज अ फिक्स पॉइंट, मैं इसमें p की वैल्यू डाल दूंगा विच विल बी योर a 1/3, इसके अंदर वैल्यू डालो, सॉल्व करके देखो, तुम्हारे पास a 1/3 वापस एक्सट्रैक्ट हो जाएगा विच विल बी इक्वल टू योर p, यानी कि g ऑफ p तुम्हें p एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि तुम्हारा g ऑफ x बिल्कुल सही है, ठीक है, तुमने g ऑफ x बिल्कुल सही चूज किया है, तो इसका मतलब तुम्हें लीनियर कन्वर्जेंस तो कंफर्म मिलेगी ही मिलेगी, बिकॉज फिक्स पॉइंट आइट्रेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। हमने अभी पढ़ा ना लाइक फिक्स पॉइंट आइट्रेशन में एटलीस्ट लीनियर कन्वर्जेंस तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। अब आगे अगर ये लीनियर कन्वर्जेंस हमने देख ली, अब इससे आगे अगर हमने क्वाड्रेटिक या फिर उसको देखना है, क्या कहते हैं, क्यूबिक कन्वर्जेंस देखनी है, तो हमें ना g ऑफ x का आगे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, लाइक ये जो हमने फंक्शन फ्रेम किया इसको आगे क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। अगर ये डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ जाता है, अगर ये डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब कि हमारी सीक्वेंस डिक्रीजिंग होगी और ये क्वाड्रेटिकली कन्वर्ज करेगा। अगर 0 के इक्वल नहीं आता, कोई कांस्टेंट आ जाता है, तो ये क्वाड्रेटिकली नहीं करेगी कन्वर्ज, ठीक है, सिंपल डेरिवेटिव में, लाइक एक डेरिवेटिव ले रहा हूं।
अगर तुमने कोई डेरिवेटिव नहीं लिया, सिंपली तुमने चेक किया, तो फिर तुम्हें लीनियर कन्वर्जेंस मिलेगी। लेकिन अगर तुम डेरिवेटिव में चेक कर रहे हो तो तुम्हें क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस मिलेगी, कि n+1 हो रहा है, देख रहे हो, लीनियर फॉर 0 इनिशियल कंडीशन, फिर तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव पे तुम्हें अल्फा की वैल्यू 2 पे मिल रहा है, ऐसे डबल डेरिवेटिव तुम्हें अल्फा इज इक्वल टू 3 मिल रहा है। तो लेट अस सी, अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें 2/3x प्लस a/3x², वी विल गेट दिस एज डेरिवेटिव, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इसके अंदर हम अपना ये फिक्स पॉइंट डालते हैं, अगर हमें 0 मिल जाएगा तो ये क्वाड्रेटिकली कन्वर्ज करेगा, बिकॉज इसमें हमने यही पढ़ा कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए, और लास्ट वाले टर्म नियरली किसको रीच करनी चाहिए, 0 को, ठीक है। तो ये अगर मैं इसके अंदर a1/3 डाल दूं, अपने फिक्स पॉइंट की वैल्यू डाल दूं, सो वी विल गेट ए 0, जो हमारे पास 0 आ जाएगा, डाल के देख लो, ठीक है, हमारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ पर a1/3 इंटू 3 तो कट जाएगा, a आ गया, ये कैंसिल, और ये 0 आ गया। अब तुम्हें ये पता लग गया, अगर ये 0 आंसर आ गया तो तुम्हारा x ऑफ n+1 p को कन्वर्ज करे एटलीस्ट क्वाड्रेटिकली। अब तुम्हारे पास क्वाड्रेटिकली आंसर आ गया, यानी कि अल्फा की वैल्यू पहले 1 थी, अब ये किसको चेंज, किस में चेंज होगी, अल्फा की वैल्यू 2 में। पहले यहाँ पर तुम्हारी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई थी, 1 आ गई थी, अब यहाँ पर तुम्हारी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव ले लूँ g-x का, तो मेरे पास ये डेरिवेटिव आएगा, लेकिन अब इसके अंदर वैल्यू डाल दो तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्यूबिक कन्वर्जेंस नहीं देगा, यानी कि अल्फा कैन नॉट बी इक्वल टू 3। तो इसका मतलब कि तुम्हारे अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, 2 आई। तो हेंस द आइटरेशन स्कीम कन्वर्जेंस क्वाड्रेटिकली, हेंस अल्फा का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज 2। कुछ पूछना है इसमें? हेलो नहीं सर, आप आगे चलो। ये ऑर्डर, ये हमारा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की बात हो गई। हाँ। नाउ वी विल टॉक अबाउट मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। अब मल्टीप्लिसिटी क्या होता है ब्रो? पूछना नहीं, बट हाय यार, मेरे को बोलने का मौका नहीं मिला। हाय। हेलो। हाँ बस, हाँ कंटिन्यू। मल्टीप्लिसिटी का मतलब है लाइक मल्टीपल रूट्स, हमारे पास लाइक मल्टीपल रूट्स आते हैं ना आंसर्स, एज एन आंसर लगा लो तुम्हारे पास एक फंक्शन है, इसके अंदर तुम्हारे क्या क्या रूट आ सकते हैं, 2 2 2 एंड 1, ठीक है। तुम्हारे पास 4 रूट्स आएंगे, बट जो तुम्हारा 2 है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो मल्टीप्लिसिटी इज नथिंग बट मल्टीपल रूट्स, कि कितनी बार तुम्हारे मल्टीपल रूट्स आ रहे हैं, और ये मल्टीपल रूट्स की वजह से ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर भी फर्क पड़ता है, इसलिए हम मल्टीप्लिसिटी को पढ़ रहे हैं। एंड इक्वेशन f of x is equal to 0 हैज अ, ये ऐसी फॉर्मल सी डेफिनेशन मैथमेटिक्स की तुम पढ़ सकते हो, लाइक अगर ऐसा तो कोई फंक्शन है जिसकी पावर m के थ्रू तुम एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी किसी चीज को, तो m विल रिप्रेजेंट द मल्टीप्लिसिटी। जस्ट एक डेफिनेशन है, तुम पढ़ लेना आराम से, भेजा हुआ मैंने ग्रुप में। एग्जांपल है तुम्हारे पास f of x is equal to, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं इसके रूट्स निकालो दैट विल बी 2 and 1। अब जो से 2 है इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 होगी, क्योंकि 3 बार रिपीट होगी 2 की वैल्यू, और x की मल्टीप्लिसिटी 1 होगी। जिसकी मल्टीप्लिसिटी 1 होती है तो उसको हम एक सिंपल रूट बोलते हैं, ठीक है, और इसको तो मल्टीपल रूट ही बोल लेंगे, ठीक है। अब इसमें एक रिजल्ट है, एक रिजल्ट, अगर मैंने इंटरवल ले लिया a to b, ठीक है, लाइक वही IVT से a to b तुम अपना वो निकाल लोगे, इंटरवल निकाल लोगे। अब तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारे a और b में जो सा तुम्हारा रूट होगा वो सिंपल 0 तभी होएगा इफ एंड ओनली इफ, अगर तुम अपने, ये लगा लो तुम्हारे पास ये फंक्शन है, ठीक है। अब मान लो तुमने एक इंटरवल ले लिया 1 to 1.5, नहीं ये रहने दो, इसकी अगर हम 0.5 लेते हैं, ठीक है, 0.5 to 1.5, ठीक है, मैं ये वाला इंटरवल ले रहा हूँ। तो इस इंटरवल में अगर तुम चेक करो तो इसका तुम्हारे पास कैसा रूट आएगा, सिंपल रूट आएगा, मल्टीपल रूट आएगा। यू विल सी तुम्हारा यहाँ पर एक सिंपल रूट आएगा, बिकॉज यहाँ पर इस इंटरवल में सिर्फ और सिर्फ 1 लाए कर रहा है। अब ये चेक करना है कि ये 1 है जो सा तुम्हारा, ये सिंपल 0 है या नहीं है, कि लाइक ये सिंपल रूट है नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए तुम इसकी वैल्यू डालोगे f of x में, तुम इसका डेरिवेटिव लो, उसमें फिर ये तुम ये वैल्यू डालो, तो तुम्हारा 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब कि 1 के मल्टीपल रूट्स हैं, ठीक है। तो ये सिंपल एक रिजल्ट था जो मैम ने नोट करवाया था, ठीक है। इसका कोई मैम ने डेरिवेशन नहीं करवाई थी।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लाइक मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ एक बार इसको। अगर मेरे पास एक इंटरवल 0.5 से लेके 1.5 मैंने चूज कर लिया, इसके बीच में तुम इस फंक्शन के लिए देख सकते हो एक्स इज इक्वल टू 1 एक रूट है, ठीक है। अगर मैं इसके लिए क्या करूं, अगर इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू डालूं तो मेरे पास 0 आंसर आ रहा है, विच इज करेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकाल के इसके अंदर 1 की वैल्यू डालूंगा तो मेरे पास 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज इसकी मल्टीप्लिसिटी 1 है। अगर इसकी मल्टीप्लिसिटी 1 से ज्यादा होती तो फिर तुम्हारे पास 0 आया था। इसका मतलब कि तुम्हारा यहाँ पर इस इंटरवल में मल्टीपल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये मल्टीपल रूट्स का हो गया। अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसका जनरलाइज रिजल्ट। अब इसके हम जनरल रिजल्ट की बात करते हैं, लाइक ये छोटे से रिजल्ट से हमें ज्यादा कुछ नई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होएगी। हम जनरलाइज रिजल्ट से ये पता लगा सकते हैं कि एक फंक्शन में कितनी बार मल्टीप्लाई, लाइक एक वैल्यू की कितनी बार रिपीट कर रही है अपने आप को, ठीक है। अब लगा लो ये 2 की ही वैल्यू लगा लो, अगर मैं इसके अंदर 2 डाल रहा हूँ, ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है। यानी कि अगर इसकी थर्ड डेरिवेटिव तक, यानी कि इसका थर्ड डेरिवेटिव तक अगर मैं वैल्यू निकालूंगा और इसके अंदर मैं वैल्यू डालता रहूंगा 2, तो मेरे पास 0 आता रहेगा एट फोर्थ डेरिवेटिव, ठीक है। सॉरी फोर्थ डेरिवेटिव नहीं, थर्ड डेरिवेटिव पे ही, ठीक है। तुम्हारे थर्ड डेरिवेटिव पे क्या होएगा, ये इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। सेकंड डेरिवेटिव तक 0 के बराबर होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटिंग योर एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एक तो वो खा गया, ठीक है। अब बच के पीछे 2 रूट्स, वो एफ डैश एक्स भी खा जाएगा एक, ठीक है। फिर एक और रूट बच गया, फिर वो एफ डबल डैश एक्स भी खा जाएगा। तो 2 तक तुम्हारे 3 मल्टीप्लिसिटी काउंट होगी। लेकिन जब थर्ड की बारी आएगी तब तुम्हारा ये डेरिवेटिव 0 के बराबर नहीं हो पाएगा। ओके, सो दिस इज द जनरलाइज्ड रिजल्ट। एक बार इसे पढ़ लेते हैं। द फंक्शन f बिलोंगिंग टू c ऑफ m a, b। अब तुम्हें c ऑफ m भी पता लग गया है कि क्या है। c ऑफ 1 रिप्रेजेंट योर सिंपल रूट, c ऑफ m रिप्रेजेंट योर मल्टीपल रूट, ठीक है। लाइक मल्टीप्लिसिटी को दिखा रहे हैं m कि इतनी बार हम इंटरवल को चूज करेंगे। इसके अंदर हम एक ही बार इंटरवल चूज कर रहे हैं, इसके अंदर हम m टाइम्स इंटरवल चूज करेंगे। इसकी मल्टीप्लिसिटी m होएगी एक 0, लाइक किसी भी इस p की मल्टीप्लिसिटी m होएगी इन a एंड b इफ एंड ओनली इफ अगर मैं f ऑफ p की वैल्यू 0 आ गई, f डैश p की वैल्यू 0 आ गई, अप टू f ऑफ m-1 की ऑफ p की वैल्यू भी 0 आ गई, ठीक है। ये डेरिवेटिव्स निकाल रहा हूँ, लाइक जैसे मैंने तुम्हें बताया कि 2 के लिए तुम सेकंड डेरिवेटिव तक निकालोगे तो तुम्हारी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तुम इनपुट डालो सेकंड डेरिवेटिव तक, तुम्हारे पास 0 वैल्यू आ जाएगी। लेकिन थर्ड डेरिवेटिव पे क्या होएगा, तुम्हारे पास ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आएगी। तो जनरलाइज रिजल्ट है, तुम इससे पता लगा सकते हो कि तुम्हारा कोई रूट की मल्टीप्लिसिटी कितनी है, ठीक है। अगर ज्यादा समझ नहीं आया तो नीचे एग्जांपल के थ्रू देख लो। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x माइनस x माइनस 1। तो इसका हमने रूट लाइक इसका चेक करना है। शो दैट f हैज अ 0 ऑफ मल्टीप्लिसिटी 2 एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 हमें रूट दिया हुआ है, तो हमने शो करना है कि इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 आएगी, ठीक है। सो लेट अस सी f ऑफ x इज इक्वल टू ये है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर 0 ऐसे डायरेक्ट डाल के देखूंगा। हाँ जी, सेटिस्फाई हो रहा है, तो मेरी मल्टीप्लिसिटी 1 आ गई है, क्योंकि डायरेक्ट डालने पे भी एक मल्टीप्लिसिटी काउंट होती है, क्योंकि एक रूट तो माना गया ना। अब मैं इसका फिर से डेरिवेटिव लेता हूँ, e की पावर इसका एक डेरिवेटिव लेता हूँ e की पावर x माइनस x माइनस 1 का। सो आई विल गेट e की पावर x माइनस 1। इसके अंदर वैल्यू डालो, तुम्हारे पास फिर से 0 आ गया। अब तुम्हारी मल्टीप्लिसिटी 2 हो गई है, एक ऐड होगी बिकॉज इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 0 के इक्वल। लेकिन अगर तुम इसका डबल डेरिवेटिव निकालो और इसके अंदर अपनी वैल्यू को डालोगे तो इसके अंदर वैल्यू डाल के देखो, तुम्हारे पास 1 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। एंड अकॉर्डिंग टू द जनरलाइज्ड रिजल्ट इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 नहीं हो पाएगी। यानी कि हमारी जो सी मल्टीप्लिसिटी है 0, यानी कि इसके रूट 0 2 बार रिपीट करेंगे अपने आप को, ठीक है। सो f हैज अ 0 एट p इज इक्वल टू 0 विद मल्टीप्लिसिटी 2, ठीक है। अब ये सेकंड वाला पार्ट, ये मैंने तुम्हें यहाँ पर बोला था कि लाइक इस चीज को याद रखना कि न्यूटन मेथड तुम्हें क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस देता है, लेकिन वेट अ मिनट, हाँ, न्यूटन मेथड तुम्हें क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस देता है, लेकिन इस केस में न्यूटन मेथड फेल हो जाएगा क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस देने पे। क्यों? लेट अस सी। तुम्हें लीनियर कन्वर्जेंस देगा न्यूटन मेथड जब ये मल्टीप्लिसिटी की इंट्रोड्यूस हो जाती है। लेट अस सी क्या हो रहा है। f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x माइनस 1। तुम्हारा एक फंक्शन, तुम्हारा वही फंक्शन ले लिया हमने, इसके ऊपर मैंने न्यूटन मेथड लगाया। इनिशियल गैस मैंने 1 ले लिया, ठीक है, बिकॉज इन्होंने बोला कि इनिशियल गैस हमने 1 लेना है, ठीक है। तो हमने इनिशियल गैस 1 ले लिया बिकॉज हमें न्यूटन मेथड में एक इनिशियल गैस चाहिए ही चाहिए। बिकॉज न्यूटन मेथड का फॉर्मूला क्या होता था, p ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू p ऑफ n माइनस f ऑफ p n डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ p n। ये हमारे पास न्यूटन मेथड का फॉर्मूला होता था। तो हमें ये p नॉट चाहिए होता था ना, लाइक अगले स्टेप में देखोगे तो यहाँ पर मुझे p नॉट की वैल्यू चाहिए। इनिशियल गैस मुझे मारना है, कोई भी तुक्का मारना है,
तो वो तुक्का इन्होंने पहले से बताया हुआ है कि 1, अगर नहीं होता तो हम अपनी तरफ से मार देते तुक्का। अपनी तरफ से तुक्का हम आईवीटी के थ्रू मार लेते, लाइक इसके अंदर आईवीटी लगा लेते और हम अपना इंटरवल चूज करके फिर उसमें से तुक्का मार देते। बट लेट अस डू, लाइक इन्होंने पहले से दिया हुआ है कि 1 लेना है। सो ओके, मैंने पहले इसका एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन बना लिया। मैंने यहाँ पर एफ ओ पी एन और एफ डैश ओ पी एन की वैल्यू डाल दी। तो एफ ओ पी एन क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ई की पावर पी एन माइनस पी एन माइनस 1, तो ये तुम्हारे पास एफ ओ पी एन आ गया और नीचे डेरिवेटिव आ जाएगा इसका ई की पावर पी एन माइनस 1। ठीक है, तो तुम्हारे पास एक जनरलाइज रिजल्ट आ गया और इसके अंदर तुम अपनी वैल्यू डाल दो, लाइक पी वन की वैल्यू निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट माइनस ई की पावर पी नॉट माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय ई की पावर पी नॉट माइनस 1। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करो, तुम अपने पी नॉट की वैल्यू 1 डाल दो, क्योंकि तुमने अपनी इनिशियल वैल्यू क्या मानी थी, 1 मान ली थी, इनिशियल गैस तुम्हारा 1 है। सो इफ यू पुट योर वैल्यू पी नॉट एस 1, तो इसके अंदर जब तुम वैल्यू डालोगे 1 माइनस ई की पावर 1 माइनस 1, ये तुम सारी की सारी वैल्यू डाल के ये देखोगे कि तुम्हारे पास P1 की वैल्यू 0.68198 आ गई। ठीक है, सिमिलरली P2 निकाल लो। P2 का फॉर्मूला क्या आएगा, P2 का फॉर्मूला आएगा तुम्हारे पास P2 इज इक्वल टू P1 माइनस ई की पावर P1 माइनस P1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ई की पावर P1 माइनस 1। जहाँ पर n है वहां पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर P ऑफ 2 आ जाएगा। तो इसके अंदर अब तुमने अपने P1 की वैल्यू डाल देनी है। ठीक है, यहाँ पर P1 की वैल्यू डाल लो सारी की सारी, तो तुम्हारे P2 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही P3, P4, P5, P6। अब तुम ये देखो, तुम्हारे पास न्यूटन मेथड लास्ट टाइम जब हमने किया था 2-3 बार में 2-3 इटरेशन में आंसर दे रहा था, बट इन दिस सी तुम ये देखो P6 तक बात पहुंच गई लेकिन अभी तक 0 नहीं आया आंसर। ठीक है, लेकिन भले तुम ये देखो कि ये जो सी सीक्वेंस हमारे पास आई है, ये हमारा सीक्वेंस जो सी आ रही है 0.68, ये डिक्रीजिंग तो है। ठीक है, एज वी कैन सी अ लॉट ऑफ आइटरेशंस आर टेकन बाय, ये हमने पहले ये देख लिया कि ये 0 को तो कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, लाइक न्यूटन मेथड तो सही चल रहा है, लेकिन ये आइटरेशन ज्यादा क्यों ले रही है। ठीक है, वो हम देखते हैं आगे क्यों ले रही है, आगे कन्वर्जेंस देखते हैं इसकी। ठीक है, हम वो लिमिट वाले कंसेप्ट से देखेंगे आगे, जिसको लिमिट वाले कंसेप्ट से निकालनी कन्वर्जेंस वो देख भी लेगा। As we can see, a lot of iterations are taken by Newton method to convert the sequence to 0. हम ये देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा इटरेशन की जरूरत पड़ रही है न्यूटन मेथड को 0 तक कन्वर्ज करने में। तो हम इसकी कन्वर्जेंस को चेक करते हैं। हमें कन्वर्जेंस का फॉर्मूला पता है जो हमने अभी पढ़ के आए हैं इन द फर्स्ट, लाइक ये फर्स्ट पेज पे हमने ये पढ़ा था, लिमिट n reaches to infinity p of n plus 1 minus p divided by p of n minus p की पावर अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा। तो मैं अल्फा इज इक्वल टू 1 के लिए चेक कर रहा हूं, बिकॉज अगर ये तुम्हारे पास ये ना आती ना, 0 को नहीं रीच कर रही होती, अगर ये तुम्हारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस ना आती, तो तुम्हारे पास अल्फा इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई नहीं होता, सबसे पहली बात। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई होगी। अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस आ जाती तो न्यूटन मेथड फेल हो रहा होता है इसमें, और फिर हमें अल्फा इज इक्वल टू 1 भी चेक करने की जरूरत भी ना पड़ती। ठीक है, बट सिंस ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ रही है और 0 को ही रीच कर रही है, एज भी हमें पहले से ही पता कि इसका 0 रूट है, तो हम इसके ऊपर अल्फा इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। अब हम मल्टीप्लिसिटी एक एक करके चेक करेंगे। 0 पे तो हम अल्फा इज इक्वल टू 1 तो 0 हो ही नहीं सकता, बिकॉज एक रूट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो हमने अल्फा इज इक्वल टू 1 पे चेक किया, फिर p इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी कन्वर्जेंस हमेशा 1 होगी, 0 नहीं हो सकती, बिकॉज ऊपर वो इंक्रीज नहीं हो रहा ना, इंक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। दिस इज कन्वर्जेंस मल्टीप्लिसिटी नहीं, हमने मल्टीप्लिसिटी बोल दिया इसे। फॉर अल्फा इज इक्वल टू 1, मैं पहली अल्फा इज इक्वल टू 1 पे चेक कर रहा हूँ अपनी कन्वर्जेंस को। मैं यहाँ पर मेरे p की वैल्यू 0 है, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी लाइक मैंने अभी बताया था इन्होंने कि x इज इक्वल टू 0 इसकी रूट है। ठीक है, अगर मैं p इज इक्वल टू 0 के ऊपर इसकी वैल्यू निकाल लूँ, सो यू कैन सी मैं इसके ऊपर वैल्यू डाल रहा हूँ p इज इक्वल टू लाइक p ऑफ 1। अब मैंने p नोट क्यों नहीं लिया, मैं न्यूटन मेथड है p नोट इसलिए नहीं ले सकता बिकॉज p नोट इज माय इनिशियल गैस है, मैंने खुद ब खुद तुक्का मारा है, इसलिए मैं p नोट को नहीं मान रहा। ठीक है, आई एम ओनली एक्सेप्टिंग p ऑफ 1, मैं p ऑफ 1 से शुरू कर रहा हूँ बिकॉज p ऑफ 1 मेरे पास एक जेन्युइन आंसर आया। ठीक है, अब मैं p ऑफ 1, अगर मैं इसके अंदर p ऑफ 1 वैल्यू डालूंगा तो मुझे ऊपर n+1 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर p ऑफ 2 आ जाएगा। अब यहाँ से अभी मैं लिमिट हटा रहा हूँ, बिकॉज ये लिमिट मैं पहले एक मैं सीक्वेंस बना रहा हूँ ऐसे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिमिट नहीं लगाई हुई, बिकॉज लिमिट जो सी लास्ट वाली है वो हमेशा 0 को ही कन्वर्ज करेगी। ठीक है, लास्ट वाली लिमिट, तो वो हम नहीं निकाल रहे अभी। वी आर जस्ट लाइक ये p2 माइनस p डिवाइडेड बाय p1 माइनस p ऐसे करके निकाल रहे हैं। तो यहाँ से जब तुम इसे निकाल के देखोगे, तुम ये देखो नियरली 1/2 कुछ होएगा ना, नियरली 1/2 कुछ हो जाएगा ये, तो ये 1/2 ये 0.512 ऐसे कुछ आएगा, तो इसे लैम्डा नॉट मान लो।
नेक्स्ट वाले में अगर तुम वैल्यू डालोगे तो तुम ये देखो ये 1/2 से थोड़ा सा कम है, लाइक 1/2 से थोड़ा सा कम है, 0.49 डाल लो। ऐसे तुम्हारे पास लैम्डा नोट, लैम्डा 1, लैम्डा 2, ऐसे तुम्हारे पास जो सी सीक्वेंस आएगी वो क्या आएगी, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस आएगी। तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ रही है, अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ रही है इसका मतलब कि तुम्हारा पी ऑफ एन इज एटलीस्ट लीनियरली कन्वर्जेंट तो है, बिकॉज हमने पहली स्लाइड में ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास अल्फा 1, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 अप टू लैम्डा एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ जाती है, तो इसका मतलब कि हमारे पास वो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस भी रहेगी। ठीक है, ये 0 को रीच करेगा, ये एरर 0 को रीच कर जाएगा, जिसका मतलब कि तुम्हारी ये वाली कन्वर्जेंट रहेगी जो तुम्हारे यहाँ पर वैल्यू रहेगी। यहाँ पर ये 2 वैल्यू है इस वाले केस में, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंट होती, क्वाड्रेटिकली कन्वर्जेंट होता, लेकिन यहाँ पर हमने अल्फा 1 लिया था तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, लीनियरली कन्वर्जेंट। अब मैं अल्फा इज इक्वल टू 2 के लिए चेक कर रहा हूँ, अल्फा इज इक्वल टू 2 के लिए डालो, तुम वैल्यूज डालो, वैल्यूज डाल के तुम देख सकते हो। अब इसके अंदर वैल्यू डालोगे तो सबसे पहले ये आ गई 0.68601, ये तुम्हारे पास लगा लो लैम्डा नोट आ गया। ठीक है, ये तुम्हारे पास अब तुम अगली वाली निकालोगे, अब ये देखो यहाँ पर चेंज किया, तुम्हारे पास अल्फा की वैल्यू 2 फिट कर दी हमने। ठीक है, अगर तुम अगली वाली निकालोगे तो तुम ये देखो यहाँ पर जो सी वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 1 और ये इंक्रीज हो रही है अब। ठीक है, अब तुम्हारे पास जो सी सीरीज है दैट विल कम आउट टू बी इंक्रीजिंग सीरीज। अगर तुम्हारे पास इंक्रीजिंग सीरीज आ रही है तो इसका मतलब कि ये कहीं पर भी कन्वर्ज नहीं करेगी, किसी पॉइंट को भी कन्वर्ज नहीं करेगी, तो इसका मतलब पी ऑफ एन डज नॉट कन्वर्ज क्वाड्रेटिकली। भाई ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि लाइक न्यूटन मेथड को ऐसा क्या हो गया, लाइक न्यूटन मेथड में तुम देख सकते हो ड्यू टू मल्टीप्लिसिटी तुम्हारा न्यूटन मेथड जो तुम्हें क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस दे रहा था वो तुम्हें क्या दे रहा है, अब लीनियरली कन्वर्जेंट सीक्वेंस दे रहा है। तो इसकी वजह से हमें न्यूटन मेथड में कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ी, वो मॉडिफिकेशंस है जो सी वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, वो डेरिवेशन है। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड वो मुझे डीएम कर देना, मैं उसकी फोटो भेज दूंगा डेरिवेशन की। मॉडिफाइड न्यूटन मेथड इफ मल्टीप्लिसिटी इज गिवन, अगर मल्टीप्लिसिटी दी हुई है तो मॉडिफाइड न्यूटन मेथड में क्या है, देखो फर्क क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, यहाँ पर बस एम लग गया साथ में। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर एम लग गया। अभी एम के एम इज मल्टीप्लिसिटी कि तुम्हारा रूट कितनी बार वो हो रहा है, रिपीट कर रहा है। मैम ने बोला था यही इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, अगर तुमने फिर भी याद करा तो तुम इसे याद रख सकते हो। ठीक है, जस्ट इन केस। मैम कहते इतना एग्जाम में नहीं पूछा रहता, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। ये हमारे पास ओरिजिनली डिराइव करके ये आया था, इसे आगे सोल्व करके ये निकला था, ओरिजिनली डिराइव करके ये आएगा, इसे आगे सोल्व करके ये निकला है। ठीक है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क इन चैप्टर 2 पूछ सकते हो, चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया। हाँ, मेरे को ये बता कि हमें कन्वर्जेंस वाला ये जो लिमिट वाला फॉर्मूला है ये कब लगाना है और न्यूटन वाला वो कब लगाना है? देख जो सा हमारे पास जो सा कन्वर्जेंस वाला मेथड है, ये जो सा हमारे पास ये है, ठीक है, ये हमने तब लगाना है जब हमारे पास डेरिवेटिव्स ना लग रहे हो। लाइक इस केस में हम डेरिवेटिव्स लगा सकते हैं क्योंकि इस केस में फिक्स पॉइंट आइटरेशन था, और फिक्स पॉइंट आइटरेशन में हम ऐसे चेक कर सकते हैं, लाइक पहले वाले पे तुम चेक कर लो, इसमें कर लो, इसमें कर लो। ठीक है, क्योंकि फिक्स पॉइंट में मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया ना कि अगर तुम डेरिवेटिव निकालोगे इसका तो दैट विल कन्वर्ज टू 0। ठीक है, तो इसमें तुम लगा सकते हो फिक्स पॉइंट आइटरेशन में। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई और मेथड आ गया, लाइक बाइसेक्शन आ गया, या फिर तुम्हारा न्यूटन मेथड आ गया, सेकंड मेथड आ गया, तो उस केस में तुम्हें यही लगाना पड़ेगा, लिमिट्स वाला। ठीक है, एनीथिंग एल्स? ऑल्सो ये मॉडिफाइड न्यूटन्स मेथड क्या हो रहा है भाई, ये कब लगाने हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूँ, लाइक हमने यहाँ पर ये देखा ना कि मॉडिफाइड न्यूटन मेथड हमने तो बनाया बिकॉज हमारे पास पहले ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या थी, क्वाड्रेटिक थी, यानी कि जल्दी आंसर दे रहा था न्यूटन मेथड। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जिसमें मल्टीपल रूट्स आ गए, ठीक है, हमने यहाँ पर देखा ना 0 के मल्टीपल रूट्स हैं, 2 बार 0 आएगा, तो उस केस में हमारा न्यूटन मेथड फेल होके हमें लीनियर कन्वर्जेंस दे रहा था। ठीक है, अब ये लीनियर कन्वर्जेंस आ रही है भाई, ये तो हमारे लिए मुश्किल की बात होगी। लाइक हमें न्यूटन मेथड तो लगाते बिकॉज इट इज द बेस्ट मेथड, ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, अगर ये बेस्ट मेथड है तो फिर भाई हमें जल्दी आंसर देगा, लेकिन इसमें तो हमें 6 आइटरेशन तक जाना पड़ रहा है, फिर भी हमें 0 नहीं मिल रहा। समझ रही है ना? तो अगर तुम्हें वहां पर मल्टीप्लिसिटी दी होगी क्वेश्चन में, लाइक मल्टीप्लिसिटी दी हुई, अब न्यूटन मेथड लगाओ, तो उस केस में तुम्हें ये लगाना है। ओके, एंड ये जो तूने सेकंड फॉर्मूला, अच्छा, इफ मल्टीप्लिसिटी इज नॉट गिवन, ओके, अगर मल्टीप्लिसिटी नहीं दी हुई तो ये लगाना है। ठीक है, इसकी डेरिवेशन चाहिए होगी तो मैं डीएम कर दूंगा अगर किसी को इंटरेस्ट है। मैम बोलती है डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है।
पूछना किसी ने चैप्टर 2 में कुछ? एनी डाउट्स आर वेलकम। चलो आगे। यस सर चलो। ओके, तो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 शुरू हो यार रहा है। रुक यार, मेरे को एक बात बता, मेरे को अभी भी नहीं समझ आया कि तूने कहा था कि फिक्स पॉइंट वाला हो तो हमें वो लगाना है हाँ, डेरिवेटिव वाला इसलिए लगाना है बिकॉज इस केस में तू ये देख सकते हैं हमारे पास जो से सीक्वेंस है x इज इक्वल टू n+1 आ रहा है ना, तो इफ यू रिमेंबर द फिक्स पॉइंट आइटरेशन मेथड, तो उसमें हमारा g ऑफ x किसके बराबर होता रहा? हाँ नहीं वो ठीक है, बट ओके अगर फिक्स पॉइंट नहीं है तो दूसरे वाले हैं तो उनके लिए तो लगाना उनके लिए है तो क्या? लिमिट्स लगानी है, ठीक है। दूसरे वाले मेथड्स क्या थे? न्यूटन मेथड एंड बाइसेक्शन मेथड, ओके ठीक है। ठीक है। एनीथिंग एल्स? लाइक ये नहीं इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस इतनी, ठीक है, हमने बस इससे मतलब था, ठीक है, इससे मतलब है। ओके कंटिन्यू कंटिन्यू। ये सारे के सारे में से कुछ काम नहीं आना, ज्यादातर कुछ काम का नहीं है, काम का है तो ये जो हमारे पास ये आया पेपर में तुम्हें मल्टीप्लिसिटी दी होगी तो तब तुमने न्यूटन मेथड लगाना होगा, ठीक है। न्यूटन मेथड तुम्हें लगाना आता है, बस तुम्हें एम कांस्टेंट लगा देना। अगर तुम्हें फिर भी अगर इसका कोई क्वेश्चन देखना है तो मैं भेज दूंगा, लाइक अगर क्वेश्चन देखना हुआ इसका मल्टीप्लिसिटी वाला, ठीक है। कुछ और पूछना है? नहीं, थर्ड चैप्टर। अब हमने देखा, हमने ना लास्ट चैप्टर में जो हमने किया अभी, इसमें हमने nth पॉलिनोमियल तक अपने रूट्स निकालने सीख लिए, ठीक है। तुम nth पॉलिनोमियल तक रूट्स निकाल सकते हो, जबकि तुमने 11th-12th में थर्ड पॉलिनोमियल तक लाइक पावर 3 तक की मैक्सिमम निकाल पा रहे थे। 4 के लिए उतना ही कॉम्प्लेक्स होता है ज्यादा काम, लेकिन यू कैन सी दिस ऑल मेथड्स आर इक्वली, लाइक कंप्यूटर के लिए ये सारा का सारा इक्वली इंटरप्रेट करना ईजी है, तो इसलिए ये मेथड्स हमने पढ़े इसमें, ठीक है। अब हमारे पास आता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये हमने पढ़ा था लाइक x1 plus x2 plus x3 is equal to this, x1 minus x2 plus x3, ऐसा कुछ याद है? मैट्रिक्स वाला मेथड लगाता है जिसके अंदर डिटर्मिनेंट इनवर्स निकाल के हम x1 x2 x3 की वैल्यू निकालते रहे, याद है ये वाली इक्वेशंस? 2x1 plus 3x2। हाँ भाई याद है, कंटिन्यू। हाँ, तो ये वाली, अब ये वाली इक्वेशंस को निकालने के हमने मेथड पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू डायरेक्ट मेथड्स, 2 डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे, फिर बाद में हम इसके आइटरेटिव मेथड्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम आइटरेटिव मेथड करेंगे तभी बताऊंगा कि लाइक आइटरेटिव मेथड्स की क्यों जरूरत है, बिकॉज मेरे में भी बहुत ज़्यादा चुल थी, मैंने मैम को एंड में पूछ ही लिया था आइटरेटिव मेथड की क्या जरूरत है हमें, लाइक डायरेक्ट मेथड है तो हमें डायरेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं हम ये सब, क्यों इतना नीड है? बिकॉज द थिंग इज अगर तुम्हारे पास 10th पॉलिनोमियल तक निकालनी है तुमने वैल्यू, कैसे निकालोगे? ओके सर ओके। ठीक है, तो यही आंसर है कि लाइक ये जो से ये डायरेक्ट मेथड है ना, अगर तुम्हारा ए है 10/10 का मैट्रिक्स है तो उसका ए इनवर्स निकालना कितना मुश्किल होएगा, ठीक है। ए इनवर्स निकालोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर वो कुछ करोगे, तो डायरेक्ट मेथड उस केस में इनएफिशिएंट हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें वहां पर आइटरेटिव मेथड्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। एंड आइटरेटिव मेथड्स हमें ज्यादा जल्दी रिजल्ट देते हैं एज कंपेरेटिवली टू डायरेक्ट मेथड्स, ठीक है। तो लेट अस डू सबसे पहले गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड हम करेंगे एलयू डिकम्पोजिशन, फिर इसके बाद हम आइटरेटिव मेथड 2 करेंगे, गॉस सीडल और एसओआर मेथड, और आज के लिए हमने बस ये 4 मेथड करके खत्म कर देना है, ठीक है आज के लिए। गॉस एलिमिनेशन मेथड से शुरू करते हैं। ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका, बिकॉज मैं पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा गॉस एलिमिनेशन मेथड का, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड का, ये रहा क्वेश्चन। Use Gauss elimination method with backward substitution and 2-digit rounding arithmetic to solve the following linear equation. हमें एग्जैक्ट रूट्स दिए हुए हैं, x1 इज इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू 1, x3 इज इक्वल टू 3। हैंड राइटिंग पे ना जाना, ठीक है, मैंने लाइक मैम के साथ नोट किया था ये, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, लाइक इसे दोबारा से रीडाइट कर लो। ये वाले तो मैंने दोबारा से लिखा था, अभी आज ही बैठ के लिखा है, ये मैंने अपने नोट्स में से निकाला है। तो ये तुम्हारे पास ये है, तो इसके लिए तुम क्या बोलोगे? सबसे पहले तुम अपना एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे, लाइक तुमने सेकंड सेमेस्टर में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते थे ना, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं? किसी ने चैट बॉक्स में कुछ डाला? नहीं नहीं। ओके, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे? -1 4 1, इसकी वैल्यू तुम निकालो, यहाँ पर तुम बोलो 2 डिजिट राउंडिंग, क्या बोला? 2 डिजिट राउंडिंग। इफ यू रिमेंबर राउंडिंग, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था राउंडिंग क्या होता है, हमने राउंड ऑफ करना है, ठीक है, सेकंड डिजिट तक।
तो 2 डिजिट राउंडिंग हमने लाइक दो सिग्निफिकेंट डिजिट तक मान लिया, 1.7 ले लिया पहले वाला। दूसरे वाला क्या होगा 0.67, क्योंकि इसके दो सिग्निफिकेंट डिजिट ये होंगे, ठीक है। और इसके दो सिग्निफिकेंट डिजिट ये होंगे, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया इन द टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, क्योंकि उन्होंने बोला 2 डिजिट राउंडिंग यूज करनी है, फ्रैक्शंस नहीं यूज करना। ओके, यस सर, कंटिन्यू। अब यहाँ पर तुम्हारे पास 1 लगा लो, यहाँ पर 8 लगा लो। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऐसे बनता है कि यहाँ पर तुमने अपना ए लिख लिया, यहाँ पर तुमने सबसे पहले अपना ए लिख लिया और यहाँ पर रेशियो में अपना बी लिख लिया, ठीक है। ये तुम्हारा बी होएगा 8 1 11, और ये तुम्हारा ये इसके कोफिशिएंट्स तुम्हारा ए होएंगे, ठीक है। तो तुमने अपने ए वाले कोफिशिएंट्स लिख दिए यहाँ पर, -1 4 1 1.7, ये सारा का सारा करके ऐसे मैट्रिक्स बना लिया, एंड दिस इज नोन एज योर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में तुमने क्या करना है, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को ना तुमने इस फॉर्म में लेके आना है। इसमें यहाँ पर कोई वैल्यू हो, एक मिनट, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, ए बी सी लिख लेता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। ए बी सी डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स हमारे कुछ भी हो, और ये ऊपर भी कुछ भी हो सकता है, ई एफ जी, लेकिन जैसे इसके नीचे है ना, ये 0 होने चाहिए। इन सिंपल भाषा, अगर तुम ज्यादा प्रो बच्चे हो, तो प्रो हो तुम ज्यादा, तो आई विल से कि तुम इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लो, ठीक है। बट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट 1 होते, तुमने इनको 1 नहीं करना, ऐसे ही रहने दो। ओके, यस सर। इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए तुम्हें एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करने पड़ेंगे अपने। तो मैंने सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दिया, E2 में चेंज किया, E2 माइनस 1.7 डिवाइडेड बाय -1 E1, और ये E3 में चेंज किया, E3 माइनस 2 अपॉन -1 E1, ठीक है। इन दोनों को 0 कर दिया सबसे पहले। इफ यू रिमेंबर, ऐसे कर दो इनको 0, इन तीनों को ऐसे 0 कर दो ना ट्रायंगल के फॉर्म में। तो कमांडो, तो इसको 0 करो, इसको 0 करो, ये 0 करके ये ऑपरेशन लगा के ये वाला मैट्रिक्स आएगा, इसको लगा के ये ठीक है भाई, खत्म हो गया, ठीक है, कंटिन्यू कर लोगे। ये तो सिंपल है, बेसिक है, हाँ हाँ। ठीक है। अगर मैं अगले स्टेप पे जाऊं, यहाँ पर अब हम शुरू करेंगे बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन? तुम ये देखो, ये किसका कोफिशिएंट बन गया अब, x3 का। अगर तुम कंपैरिजन करो, ये वाले x3 का कोफिशिएंट होएगा ना ये, क्योंकि ये वाला अब ये जो सा 4 था, दैट गो ट्रांसफॉर्म्ड इनटू 3.1। तो यहाँ से अगर तुम इसकी इक्वेशन फ्रेम करो, तो तुम्हारा x1 का कोफिशिएंट 0 है, x2 का कोफिशिएंट भी 0 है, तो तुम्हारे पास 3.1 x1 विल बी इक्विवेलेंट टू 3.1 x3, सॉरी 3.1 x3 विल बी इक्विवेलेंट टू 9। ओके, तो यहाँ से तुम्हारे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी, बताओ x3 की वैल्यू आ जाएगी ना 9.1। ऐसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर तुम ऐसे ही बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि सबसे नीचे शुरू करके ऊपर जाना है, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 7.5 x2 प्लस 2.7 x3 इज इक्वल टू 2.4 है, सॉरी ये 7.5 x2 प्लस 2.4 x3 इज इक्वल टू 15, और तुम्हारे पास x3 की वैल्यू आ गई, वो डाल दो इसमें, तुम्हारे पास x2 आ जाएगा। सिमिलरली ऊपर तुम x2 x3 की डाल दो, तुम्हारे पास x1 आ जाएगा। लेट अस सी ओवर हियर, अगर हम यहाँ पर देखें यूजिंग बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबसे पहले तुमने x3 निकाल लिया, फिर तुमने अपनी सेकंड इक्वेशन में डाली वैल्यू, तो तुम्हारे पास x2 आ गया। फिर तुमने x2 वाली वैल्यू सबसे टॉप वाली इक्वेशन में डाल दी, वहां पर मैंने लिखी नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है -x1 प्लस 4x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 8। तो इसके अंदर वैल्यू डालोगे अपने x2 x3 की, तो तुम्हारे पास x1 भी आ जाएगा। तो तुम्हारे पास ऐसे आंसर आ गया। सो दिस इज नोन एज गॉस एलिमिनेशन मेथड। कुछ पूछना गॉस एलिमिनेशन मेथड में? एनीवन? चलो आगे चलते हैं। ओके, तो गॉस एलिमिनेशन मेथड में ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है। पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, लाइक हमने जनरल फॉर्मूला लिखा है ना, ये फॉर्मूला में मैटलैब में काम आएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला में मैटलैब में काम आएगा। लेट अस डिस्कस ये फॉर्मूला कैसे आया। अगर मैं कोई भी जनरल एलिमेंट xi निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर एक बना रहा हूँ, ठीक है, x1
x2 x3 up to xn, यार सॉरी, मुझे a1 a2 लिखना चाहिए, a11 a12 a13 up to an1 a1n, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आएगा, b1 b2 अप टू bn, माउस से लिख रहा हूँ तो कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर तुम a22, ये 0 होएगा, ये 0 होएगा, ये 0 होएगा, अप टू ये वाले 0 हो जाएंगे सारे के सारे एलिमेंट्स। और यहाँ पर लास्ट में क्या बचेगा तुम्हारे पास, ann, ठीक है, a33 ऐसे ही अप टू सो ऑन। यहाँ पर तुम्हारे पास a23 अप टू a2n ऐसे ही अप टू सो ऑन, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन लगानी शुरू करो, सो यू विल गेट x1s, यहाँ पर तुम्हारे पास xn की वैल्यू आएगी, xn विल बी इक्वल टू bn डिवाइडेड बाय ann, ठीक है। अगर मैं xn माइनस 1 की वैल्यू निकाल लूँ, सो दैट विल बी इक्वल टू b ऑफ n माइनस 1, b ऑफ n माइनस 1, क्योंकि ऊपर वाली एलिमेंट आ जाएगा। अब मुझे माइनस करना पड़ेगा एक चीज, क्या माइनस करनी पड़ेगी, मुझे माइनस करना पड़ेगा an माइनस 1, an माइनस 1 इंटू n, an माइनस 1 इंटू n इंटू xn डिवाइडेड बाय ann। अब ये कहां से आएगा तुम बोलोगे, यहां पर तुम्हारे पास एलिमेंट कौन सा होएगा, यहां पर an माइनस 1 n होएगा, ये वाला एलिमेंट। अगर यहाँ पर तुम b ऑफ n माइनस 1 समझ गए, सॉल्व करके आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो तुम ये देखो, ऐसे जैसे तुम बढ़ाते रहोगे, यहाँ पर समेशन ऐड होता जाएगा, उतने एलिमेंट्स ऐड होते जाएंगे, समझ रहे हो। जैसे जैसे तुम ऊपर जाते आओगे, यहाँ पर एडिशन परफॉर्म होगी एक, एंड तुम्हारे पास एक जनरलाइज्ड रिजल्ट आएगा विच इज दिस, ठीक है, जो तुम्हारे पास ये है एक्स आई इज इक्वल टू बी आई, ठीक है। तुम ये देखो, मैं इससे चेक करवा रहा हूँ, x of n minus 1 is equal to b of n minus 1, ठीक है। x of i is equal to bi माइनस समेशन। अब समेशन देखो कहां से शुरू हो रही है, दिस समेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम j is equal to i plus 1, j की वैल्यू i plus 1 होनी चाहिए, लाइक i तुम्हारा n minus 1 है, i तुम्हारा क्या है n minus 1, तो j की वैल्यू क्या होनी चाहिए i plus 1, ठीक है। तो j की वैल्यू तुम्हारे पास i plus 1 आ गई, मैं यहाँ पर समेशन डाल रहा हूँ, समेशन j इज रनिंग फ्रॉम i plus 1 टू कहां तक जाएगी वैल्यू n तक, और नीचे तुम्हारा n की जगह क्या आ जाएगा a i i, ठीक है। ये मैंने जनरलाइज रिजल्ट लिख दिया इसका, लाइक क्या आया, एक्स आई इज इक्वल टू बी ऑफ आई माइनस समेशन j इज रनिंग फ्रॉम i plus 1 टू n a ऑफ आई जे इंटू x ऑफ i, x ऑफ j आएगा यहाँ पर, x ऑफ j डिवाइडेड बाय, ये पूरे को डिवाइड कर दिया मैंने x a i i से, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ऐसे तुम चला लो अपनी लूप को, और ऐसे तुम्हारे पास फाइनली ये एक जनरलाइज्ड रिजल्ट आ जाएगा। एंड इन प्रोग्रामिंग तुम इस समेशन को लूप में कन्वर्ट कर सकते हो, और तुम अपना इसका कोड लिख सकते हो, ठीक है। ओके, ठीक है, तो ये इसलिए मैंने मैटलैब के लिए बता दिया तुम्हें। कोई प्रॉब्लम इसमें फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम, आराम से देख लेना, तुम्हें बाद में समझ आ जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर अभी नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पर है ना पाइवट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, लाइक ये गॉस एलिमिनेशन मेथड का ना एक वीक पॉइंट है। वीक पॉइंट क्या है इन एलिमिनेशन प्रोसेस, लाइक क्या है वो मैं दिखाता हूँ। इसी के अभी मैंने एक और क्वेश्चन लिया, ठीक है। ये तुम्हारे पास आंसर आया था, लास्ट वाले क्वेश्चन देख ले एक बार। लास्ट वाले क्वेश्चन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन था -1, 1 एंड 3। तुम्हारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन गोस से क्या हो रहा है, -0.7, 1.1 एंड 2.9, ठीक है, विद 2 डिजिट राउंडिंग, क्योंकि मैं 2 डिजिट राउंडिंग कर रहा हूँ, तो मेरा कुछ ना कुछ एरर तो आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ वैल्यू खा चुका हूँ इसकी डिवीजन में, तो इसलिए मेरा ये थोड़ा सा एरर आ रहा है, लेकिन ये बियरेबल है, लाइक इतना एरर मैं बियर कर सकता हूँ, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस इन दिस गॉस एलिमिनेशन वाले, इस वाले में, लाइक इसमें अगर मैं डायरेक्टली गॉस एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, तो
इस क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ लाइक इसका तुम्हारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बनेगा, इसके ऊपर मैं गॉस एलिमिनेशन मेथड लगाने लगा हूँ, तो मैं ये चेंजेस करूंगा। तो चेंजेस में तुम ये देखोगे तुम्हारे पास ये आ जाएगा मेथड में, ये सॉल्व करके यहाँ पर इंटू 10⁵ आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी इंटू 10⁵ आ जाएगा। अगर तुम इसे सॉल्व करोगे यहाँ पर तुम्हारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी 1.001, विच यू विल से ओके ठीक है x2 की वैल्यू 1.001 है, लेकिन अगर तुम ऊपर वाली क्वेश्चन वैल्यू डालोगे तुम्हारे पास x1 की वैल्यू -10 आ रही है। अगर तुम ऊपर वाली क्वेश्चन में वैल्यू डाल के देखोगे यू विल सी कि तुम्हारे x1 की वैल्यू -10 आ रही है, जबकि तुम्हारे x1 की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पर तो एरर 20 का हो गया, एरर 200% हो गया, समझ रहे हो ना, एरर तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। हाँ हाँ तो ये एरर बढ़ गया, तो ये एरर बढ़ने का रीजन क्या है? ये एरर बढ़ने का रीजन ये है कि इसमें पाइवटिंग होएगी, ठीक है ना। व्हाट डू वी मीन बाय पाइवटिंग, वो हम देखते हैं, ठीक है। In elimination process, we divide with diagonal elements aii at each stage and assume that aii is not equal to 0. These elements are known as pivot elements. ये जैसे डेफिनेशन ही है, इसको छोड़ो, हम ये जस्ट स्ट्रेटजीज देखते हैं पाइवटिंग की कि हमने क्या करना है, लाइक क्या करें जिससे हमारे एरर खत्म हो जाए। लाइक इस एरर का स्पेसिफिक रीजन मैम ने नहीं बताया था, बट मैम ने बोला था इस एरर को खत्म करने के हमारे पास दो तरीके हैं कि हम पाइवटिंग कर लें, ठीक है। पाइवट एलिमेंट की डेफिनेशन तो हमने पढ़नी ही पढ़ लेना, बट हम ये स्ट्रेटजीज के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। मैम बोलते हैं अगर गॉस एलिमिनेशन मेथड आएगा तो वहाँ पर स्पेशली लिखा होगा यूज गॉस एलिमिनेशन मेथड बाय डूइंग पार्शियल पाइवटिंग और बाय यूजिंग स्केल पार्शियल पाइवटिंग, बिकॉज मैम ने बोला अगर तुमने विदाउट पार्शियल पाइवटिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड लगा दिया तो तुम्हें 0 नंबर मिलेंगे उसके 10 में से, ठीक है। तो हमें ये करना पहले जरूरी है पार्शियल पाइवटिंग और स्केल पार्शियल पाइवटिंग। तो पार्शियल पाइवटिंग में क्या होता है, हमने एक पूरी की पूरी रो ले लेनी है, उस रो में से सबसे मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लेना है, ठीक है, सॉरी कॉलम लेनी है, रो नहीं लेनी। मेरे पास जैसे ये एक मैट्रिक्स है और ये वाला मैट्रिक्स है, इसमें से सबसे बड़ा वाला कौन सा एलिमेंट है 2 है, तो मैंने 2 को कंसीडर कर लिया और इस 2 को मैं पहली वाली रो से क्या कर दूंगा, इंटरचेंज कर दूंगा, ओके। मैं इस 2 को क्या कर दूंगा, पहली वाली रो से इंटरचेंज कर दूंगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल पार्शियल पाइवटिंग, इसे पार्शियल पाइवटिंग बोलते हैं कि मैंने क्या करना है, अपनी सबसे पहले वाली कॉलम लेनी है और इस कॉलम में से मैंने क्या करना है, मैक्सिमम एलिमेंट देखना है, मोड के साथ, मोड लेना है सभी का, मोड ऑफ -1, मोड ऑफ 1.7, मोड ऑफ 2। तो 2 देखोगे सबसे बड़ा है, तो मैं इन दोनों में को आपस में क्या कर दिया, स्विच कर दिया। सो लेट अस सी कि पार्शियल पाइवटिंग से क्या हमारा कुछ होता है, फर्क पड़ता है इस आंसर में। तो लेट अस सी, जी मेरे पास यही सेम क्वेश्चन है। अब इसमें ये देखो, तुम इसके ऊपर अगर पार्शियल पाइवटिंग लगाओगे तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या आएगा 5.2.9, यानी कि मुझे R1 और R2 को आपस में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इसको आपस में चेंज कर रहा हूँ और तुम इसके ऊपर फिर इसको उसमें चेंज कर रहे हो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, ठीक है। कई बच्चे ना ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि लाइक इसको 0 बनाने, इसको 0 बना देंगे, इसका ध्यान नहीं रखेंगे। सो यार इसको 0 रखना है कोलन से पहले, ठीक है, बिकॉज दिस विल बी योर पार्ट, इसको बनाना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, पीछे जो हो रहा है हो ही जाने दो ऑटोमेटिकली, ठीक है, चेंजेस हो रहे होने दो। तो यहाँ पर तुम क्या करो, ये लगाओगे तो तुम्हारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनने के बाद तुम क्या करो, यहाँ पर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन लगानी शुरू करो, ठीक है। अब तुम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाने के पे तुम्हारे पास x2 की वैल्यू 1 आ गई और अब अपने ऊपर वाले में वैल्यू डालोगे तो तुम्हारे पास एक्जैक्टली 10 आ जाएगी। अब तुम्हारा जो सा एरर था -10 आ रहा था, वो एरर यहाँ पर चला गया और तुम्हारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज आ गई। टू बी ऑनेस्ट देखो, पाइवटिंग का एक फायदा ये हो गया कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज मिल गई। अब यहाँ पर हमें एग्जैक्ट वैल्यूज और एग्जैक्टनेस क्यों नहीं मिली, लाइक ये हमारे पास इतनी वैल्यू क्यों आई, लाइक अगर मैं उसका भी देखूँ ना -1 और 0.7 में तो 0.3 का एरर है। सो दैट इज बिकॉज मैंने यहाँ पर पाइवटिंग नहीं की, ठीक है। तो पाइवटिंग की, अगर मैं पाइवटिंग नहीं करूंगा तो मेरा एरर आने का चांसेस ज्यादा है। अगर मैं 2 को यहाँ पर स्विच कर देता तो मेरी पाइवटिंग, तो मेरा आंसर उतना ही एग्जैक्ट आता, ठीक है। ऐसे नहीं बोल सकता कि डायरेक्टली एग्जैक्ट आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर फ्रैक्शंस थी और इस फ्रैक्शन में मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए थी। लाइक मैंने यहाँ पर 2 डिजिट राउंडिंग की थी जिसकी वजह से एरर आएगा ही आएगा, थोड़ा सा एरर आएगा, लेकिन इस केस में अभी भी एरर ज्यादा है। दैट इज बिकॉज यहाँ पर पाइवटिंग नहीं हुई पड़ी, ठीक है। पार्शियल पाइवटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेट अगली वाली पाइवटिंग है स्केल्ड पार्शियल पाइवटिंग। अब स्केल्ड पार्शियल पाइवटिंग क्या है, अब मेरे पास ये एक मान लो एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने ये वाली रो लेनी है, अब रो में से सबसे ज्यादा मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है,
ठीक है। मान लो इसका मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लो, ठीक है। इसका मैक्सिमम एलिमेंट तुम्हारा मान लो S1 आ गया, ठीक है। मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ अमंग दिस इज S1 पहली रो में से, सेकंड रो में से S2 है, ऐसा ही तुम्हारे ith रो होगी कोई बीच में, उसका मान लो ऐसा ही है, और लास्ट वाली रो का Sn है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? ये तुम्हारे पास, ये है तुम्हारे पास स्केल्ड में, ये तुम्हारे पास वो है क्या कहते हैं, स्केल्ड एलिमेंट्स हैं ये, ठीक है। अभी हम इनको स्केल्ड पार्शियल में कन्वर्ट करेंगे, स्केल्ड पार्शियल एलिमेंट्स। अब मैं क्या करूंगा, अब जो से मेरे मैक्सिमम एलिमेंट आया है इसमें से, अब मैंने सबसे पहली वाली कॉलम, फिर से सबसे पहली वाली कॉलम लेनी है, लेकिन अब इसमें एक नया चेंज करूंगा। इसमें क्या चेंजेस करूंगा कि इसमें अपने इसमें मैक्सिमम एलिमेंट S1 था, तो मैं इससे S1 से डिवाइड कर दूंगा। A1 के मोड को मैंने S1 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और इसमें S2 आया था मैक्सिमम, तो इसमें S2 को X2 से डिवाइड कर दिया। इसमें थर्ड वाली में से मेरा S3 है, तो मैंने S3 से डिवाइड कर दिया, अप टू N से डिवाइड कर दिया। अब इसमें से जो सा मैक्सिमम होएगा उस वाली रो के साथ तुम इसे स्विच करोगे, ओके। इसमें से भी जो सा मैक्सिमम होएगा उससे भी तुम ये करोगे, स्विच करोगे। अब तो बोलोगे स्केल पार्शियल पाइवेटिंग की क्या जरूरत पड़ी, कि लाइक पाइवेटिंग तो थी। मैम ने जस्ट हमें ऊपर से बताया था कि लाइक पाइवेटिंग भी कभी कभी जाके फेल हो जाता है, उसमें भी थोड़े बहुत एरर आ रहे हैं, तो उस एरर को भी खत्म कर देता है ये स्केल पार्शियल पाइवेटिंग, ठीक है। स्केल पार्शियल पाइवेटिंग एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, इसका क्वेश्चन देखते हैं अभी हम, कि हमने सबसे पहले क्या कर लिया, अपनी पहली रो ले ली, इस पहली वाली रो में सबसे मैक्सिमम एलिमेंट निकाली, दैट इज S1। कोई भी हो सकता है इनमें से, A13 भी हो सकता है, A15 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट इज योर S1। इसमें से तुम्हारा S2 आ गया मैक्सिमम, इसमें से तुम्हारा लास्ट वाली में से Sn आ गया। तो तुमने अपने पहली कॉलम ली, पहली वाली कॉलम में तुमने इस एलिमेंट्स को 0 करना, तो उसके लिए तुमने स्विच कर दी अपनी कॉलम को विद द लाइक A11 को S1 से डिवाइड किया, A21 को S2 से डिवाइड किया, जो इसमें से मैक्सिमम है। S1 S2 आर द मैक्सिमम वंस, तो A31 से S3 को से डिवाइड कर दिया, अप टू AN1 को nth रो से कर दिया डिवाइड। सो इनमें से जो सा मैक्सिमम होएगा, जो सी रो से निकलेगा उस रो से हमने उसको क्या कर देना, इंटरचेंज कर देना। पाइवेटिंग नथिंग बट हम क्या कर रहे हैं इस मेथड में, हम जस्ट अपने रोज को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम इन दिस स्केल पार्शियल पाइवेटिंग में? तो चलो अभी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर तुम्हें ज्यादा पता लगेगा लाइक क्वेश्चन में क्या है। ओके मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैंने 3 डिजिट यहाँ पर बोला 3 डिजिट अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज करने हैं, लाइक 3 डिजिट तक रहना चाहिए मेरे सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक, एंड मैंने यहाँ पर स्केल पार्शियल पाइवेटिंग यूज करनी है। तो इसके पास तुम्हारे पास ये आ जाएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब मैंने यहाँ पर स्केल्ड फैक्टर्स निकाले, सबसे पहले स्केल्ड फैक्टर्स यानी कि स्केल्ड एलिमेंट्स। तुम्हारे पास S1 क्या आएगा, मैक्सिमम एलिमेंट देखो, इसको कंसीडर ना करना है, बी मैट्रिक्स है, इसको बिल्कुल नहीं घुसाना है इसके बीच में, जो होएगा तुम्हारा ए वाले मैट्रिक्स के साथ होएगा, ठीक है। तुमने 211 ले लिया, -4.2 ले लिया, 0.921 ले लिया, इन सभी का मोड ले लिया, मैक्सिमम तुम्हारा 4.21 आएगा, ठीक है। तो तुमने 4.21 तुम्हारा क्या आ गया, S1 आ गया, ठीक है। ऐसे तुमने S2 में देखा, S2 में तुम्हारा मैक्सिमम 10.2 आ गया, S3 में तुम्हारा मैक्सिमम क्या आएगा 1.09। अब तुमने A1 को डिवाइड, अब तुमने अपनी इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, रो पे तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब तुमने किसको सिलेक्ट कर लिया, कॉलम को। कॉलम के A11 को तुमने लिया, 211 को S1 से डिवाइड कर दिया, ऐसे ही सेकंड वाले को इससे डिवाइड कर दिया 10.2 से, और थर्ड वाले को 1.09 से डिवाइड कर दिया। आफ्टर डिवाइडिंग दिस यू विल फाइंड 1.09 डिवाइडेड बाय 1.09 ही सिलेक्ट होएगा। अगर तुम डायरेक्ट लेते लाइक पार्शियल पाइवेटिंग लेते, तो पार्शियल पाइवेटिंग में क्या बोल रहे थे, किसे सिलेक्ट करो, 4.09 को, 4.01 को, लेकिन स्केल पार्शियल पाइवेटिंग क्या बोल रहा है कि इसको टॉप में रखो, तुम्हारा एरर सबसे कम आएगा, इसको टॉप में रखो, हमारा एरर सबसे कम आएगा। सो दिस इज कभी कभी कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं आपस में, तुम ये देखो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, लाइक पार्शियल पाइवेटिंग तो बोलता है कि इसको लो इसको ना लो, लेकिन ये बोल रहा है इसको ही लो, तुम्हारे पास सही आंसर आएगा। तो हमने इसको ले लिया टॉप पे, तुमने इसको टॉप पे ले लिया और इसके ऊपर वो फिर से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, गॉस एलिमिनेशन मेथड लगा दिया। देखो अब 1 मिनट रुको, मैं यहाँ पर बता दूं, ये जब तुम इसको 0-0 कर दोगे ना, 3/3 मैट्रिक्स की बात हो रही है, 2/2 में तो तुमने एक ही बार करनी थी स्केल पार्शियल पाइवेटिंग, लेकिन 3/3 में तुम्हें 2 बार करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब इस वाले एलिमेंट को भी तो 0 करना है, इस वाले एलिमेंट को भी 0 करना है। अब इस वाले एलिमेंट को 0 करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों रो में से चेक करना पड़ेगा, स्केल पार्शियल पाइवेटिंग लगानी पड़ेगी, बिकॉज इस वाली रो को मैंने इसमें से माइनस करना है, तो मैंने इन दोनों रोज के ऊपर अपनी क्या लगाऊंगा, स्केल पार्शियल पाइवेटिंग फिर से लगाऊंगा।
क्या करूंगा मैं अपना, सबसे पहले स्केल फैक्टर निकालूंगा S2 और S3 में से। क्या आएंगे तुम्हारे, लाइक जो तुम्हारे ये निकले पड़े ना S2 S3, इन्हीं को ही लेना तुमने, नए वाले नहीं लेने, यहाँ से नए निकालने बैठ जाओ, वो नहीं लेने तुमने, वही S2 S3 लेने हैं, लेकिन ऊपर वाली वैल्यूज तुमने नहीं लेनी है, ठीक है। 6.57 को 10.2 से डिवाइड किया, इसको किया, देन तुमने ये देखा कि तुम्हें इसको स्विचिंग की अभी भी जरूरत है, लाइक ये दोनों आपस में स्विच होंगे, तुमने इन दोनों को फिर से आपस में स्विच किया, बिकॉज तुमने ये देखा कि तुम्हारा नीचे वाला एलिमेंट की वैल्यू ज्यादा है कंपैरेटिवली टू दिस, तो इसलिए मुझे यहाँ पर स्विचिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पर फिर से स्विचिंग करने के बाद तुमने फिर से इसके ऊपर गॉस एलिमिनेशन, वही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन लगानी शुरू की, तुम्हारे पास एग्जैक्ट आंसर्स आएंगे, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर्स नहीं, मतलब कि मोस्टली एक्यूरेट आंसर्स आएंगे। Anything you want to ask in Gauss elimination method and partial pivoting and scale partial pivoting? नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास LU decomposition method। तो LU decomposition method को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। LU decomposition method में हम क्या करते हैं, अपने A मैट्रिक्स को हम एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में तोड़ देते हैं, ऐसे तोड़ते हैं कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके वापस A बन जाता है, ठीक है। We will break our A into lower and upper triangular matrix such that multiplication of lower triangular matrix and upper triangular matrix will result in A, वापस A आ जाएगा, ठीक है। तो हमने A को ब्रेक करना है, तो उसको ब्रेक करने के बाद हमारे पास ये एक वो है कि लाइक अगर मैंने AX इज इक्वल टू B है, अब मैंने A की जगह क्या रख दिया, LU रख दिया, ठीक है। लक्ष्य ना समझ लेना, ठीक है। मैंने फर्स्ट टाइम लक्ष्य बोला था इसको। हाँ, तो AX इज इक्वल टू B है, मैंने A की वैल्यू डाल दी, LU डाल दिया यहाँ पर। अब मैंने U और X को कंबाइन कर दिया, यानी कि मैंने सबसे पहले U और X को कंबाइन करूंगा। अगर मैं U और X को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास सबसे पहले एक Y नाम का मैट्रिक्स आएगा। इस Y नाम के मैट्रिक्स को फिर मैंने लोअर ट्रायंगुलर वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मेरे पास X1 X2 की वैल्यूज आ जाएंगी, ओके। ये अभी हम करके देखते हैं, थ्योरी तो इतनी ज्यादा समझ नहीं आती। वी विल सी एन एग्जांपल ऑफ दिस LU decomposition। LU, हाँ, और LU decomposition में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्केल पार्शियल पाइवटिंग वगैरह, ठीक है। दिस मेथड इज लाइक अपने आप में ही पूरा है ये मेथड। तो LU decomposition में देखते हैं हम, determine the LU decomposition factor, determine the LU factorization for matrix। इसे LU factorization भी बोलते हैं, LU decomposition भी बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट, ओके ओके। तो हमारे पास ये आ गया, हमारे पास हमने 4x4 मैट्रिक्स सॉल्व करना है। हमारे पास B दिया हुआ है 1 1 -3 4, ठीक है। हमने इसके ऊपर LU decomposition मेथड यूज करना है। अब मेरे पास A है, सबसे पहले मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, A को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करा, इसे भी भूल जाओ, L2 जो कुछ भी लिखा हो ना, इनको भी भूल जाओ। मैंने इसे एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया एंड तुम्हारे पास ये आ जाएगा फाइनल, ठीक है। 1 -1 3 -13 1 0 3 5 13 -1 ऐसा कुछ आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? हेलो, नो सर, आगे चलो। हाँ, तो मैंने इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया अपने A को, जस्ट यूजिंग आवर एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब मुझे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी चाहिए। अब इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस को ना तुम बचा के रखना, क्यों? बिकॉज जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया था, E2 को डिवाइड, E2 इज इक्वल टू, मैंने क्या किया था, E2 को चेंज करने के लिए मैंने A2 डिवाइडेड बाय A1 किया था ना। जो मैं E1 में से माइनस करूंगा, E2 में से माइनस करूंगा, दैट विल बी माय L21 ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये मैं बताता हूँ क्या है ये L21, इनको बचा के रखो, इनका मैं नाम दे रहा हूँ, ये L21 है, L31 है, L41 है। नेक्स्ट पेज पे देखो, L21 will be represented by this L21। तुमने अपने डायगोनल एलिमेंट्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स को क्या कर देना है, 1 कर देना है। तुम्हारे सारे के सारे क्या हो गए, 1। अब तुमने अपने L21 की वैल्यू क्या रख दी, 2 रख दी, बिकॉज मैम ने शॉर्टकट बताया था, लाइक तुम ऐसे ही सेम इसके साथ इसको लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट द थिंग इज कि ये शॉर्टकट है, कि ये शॉर्टकट मेथड, तो हमने शॉर्टकट ही यूज करना है, लाइक इतना टाइम नहीं होगा कि तुम इसके ऊपर भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के उसे कन्वर्ट करो। तो ये जो इसका 2 होएगा ना, इसको उठा के हमने यहाँ पर रख दिया L21 की जगह, ठीक है।
एल रिप्रेजेंट्स योर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का 2 and 1, ठीक है। ये L3 1 होएगा, ये L4 1 होएगा। जो तुमने इसकी जीरोस, इसको जिसमें इनको जीरोस में कन्वर्ट करने को लगाया है ना, ये वैल्यूज निकालनी है, उसको तुमने यहाँ पर रख देना माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये तुमने माइनस साइन का याद रखना, तुमने माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है इसको। एक बार माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, तो तुमने 2 रखना है यहाँ पर। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या था, -3 था, -3 इंटू -1 3 रख दिया। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या बचा था, 1 बचा था, अकेला 1 आएगा, तो मैम ने वहां पर -1 इंटेंशनली लिखा था, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। 1 इंटू -1 दैट विल बी -1। सिमिलरली नीचे वाले स्टेप से अब तुम क्या उठाओगे, L32 and L42, बिकॉज अब तुमने इस वाले को 0 किया, ठीक है। जिसको 0 कर रहे हो वही एलिमेंट्स को तुम्हारी रिप्लेसमेंट मिलेगी, ठीक है। अगर तुम E3 के को चेंज करो तो तुम्हें वही इस वाले एलिमेंट को 0 किया, तो यहाँ इसी को ही उठाना है तुमने। यहाँ उठाओगे, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ उठाओगे तो 3 आ गया, ठीक है। नाउ यू विल सी ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में पहले से कन्वर्ट हो गया। आफ्टर डूइंग दिस ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। एनी प्रॉब्लम इन क्रिएटिंग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? नो सर। ठीक है, अब ये तुम्हारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया। अब रुको, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना था, अब अपनी एलयू डिकम्पोजिशन को शुरू करते हैं। अब मुझे ux की वैल्यू चाहिए, u इंटू एक्स करना पड़ेगा। अब ये u इंटू एक्स को मैं y के बराबर मान रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं l की वैल्यू डाल लूँ, l y इज इक्वल टू दिस एंड समथिंग लाइक दिस, ठीक है। मैंने y को किसके बराबर मान लिया था, ux के, ठीक है। तो मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूँ सबसे पहले यहाँ से। अब तुम बोलोगे y की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पर हम यूज करेंगे फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या यूज करेंगे, फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमने गॉस एलिमिनेशन बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज की थी बिकॉज हम पीछे से शुरू कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम शुरू से शुरू करेंगे। हमारे पास y1 की वैल्यू आएगी 1, y2 की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे यहाँ पर डालोगे -1 आ जाएगी, y3 की -2, y4 की 2। लाइक यहाँ से इक्वेशन फ्रेम करोगे, y1 इज इक्वल टू 1, 2y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1, 3y1 प्लस 4y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -3 एंड -y1 माइनस y2 प्लस 0 प्लस y4 इज इक्वल टू 4। तो ऐसे डाल के तुमने अपनी फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है, और फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करके तुम्हारे पास वैल्यूज आ जाएंगी y1 y2 y3 की, y1 y2 y3 y4। अब ये पूरा का पूरा y मैट्रिक्स किसके बराबर था, ux के। अब ux के बराबर करो, ux के बराबर इसको बराबर करोगे तो अब तुमने क्या यूज करना है, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे तो तुम्हारे पास x1 x2 की वैल्यूज आ जाएंगी, विच विल बी लाइक दिस। इस मेथड में तुम्हें 2 बार सब्स्टिट्यूशंस करनी पड़ती हैं, वन इज योर फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड सेकंड इज योर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये मेथड लंबा उससे क्या कहते हैं, गॉस एलिमिनेशन से, बट ये इसका कोई एरर नहीं आता, लाइक उसके जैसे जैसे उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें कोई एरर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें। तुमने पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लिया इसका, फिर तुमने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लिया। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को y से मल्टीप्लाई करके b के बराबर करो तो तुम्हारे पास y वाला मैट्रिक्स आएगा। y वाला मैट्रिक्स तुम्हारा आगे ux के बराबर आएगा, और वहां से तुम्हारे पास x फेच हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम इन दिस मेथड? हेलो, नो सर, आगे चलो। पूछना कुछ रिया? नहीं। नो सर, नो सर। तो हमारे पास ये एलयू डिकम्पोजिशन भी हो गया, ठीक है। अब ये एलयू डिकम्पोजिशन तक हो गया। अब ये हमारी बात हो गई है, लाइक ये जो सी सारी की सारी चीजें लिखी थी, नाउ दिस इज अंडरस्टैंडेबल बाय यू कि ax इज इक्वल टू b, ये किया ना जो कुछ भी हमने, ly इज इक्वल टू b, फिर हमने y को आगे ux के बराबर किया, और ये तुम्हारे पास x की वैल्यू फेच हो गई। नो, हमने बस ये करना है आगे दो, और आज के लिए बहुत है, ठीक है। कल हम कर लेंगे। अब ये देखो, तुम्हें एक बार बताऊं, सेशनल 1 तक यहाँ तक आया था, और यहीं तक लाइक एसवार मेथड तक हमारा मैटलैब तक आएगा, मैटलैब का हमारा एसवार मेथड तक आएगा, ठीक है। लेकिन सेशनल 1 यहाँ तक आया था, अब सेशनल 2 का काम यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। एंड हमारा मैटलैब का काम जो हमने मैटलैब के लिए पढ़ना है वो यहाँ तक पढ़ना है, एसवार मेथड तक, इससे आगे नहीं पढ़ना, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट आवर गॉस सीडल मेथड। ये मेथड्स को पढ़ने से पहले, ये मेथड को पढ़ने से पहले हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ेंगी, सच एज वेक्टर नॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है।
मैंने वेक्टर नॉर्म्स की इतनी बड़ी थ्योरी लिखी हुई है। ये तुम्हारी मर्जी है, ये तुमने पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो, मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया, हमें काम है इससे, ठीक है। अब हम आइटरेटिव मेथड्स करने जा रहे हैं। अब लाइक आइटरेटिव मेथड्स में हम ये करते थे ना, लाइक अगर मैं मेरे पास पी ऑफ 4 की वैल्यू आई मान लो कुछ, ठीक है, पी ऑफ 4 और मैंने पी ऑफ 3 देखा, अगर मैं अगर मैं रुकना है अपने इसको पी ऑफ 4 माइनस पी ऑफ 3 को रोकना है, तो इट शुड बी लेस देन इक्वल टू टॉलरेंस, तभी हम रुक पाएंगे। लाइक P4 को हम रूट कब बोलते थे इक्वेशन का, जब P4 माइनस P3 लेस देन आ जाए तुम्हारे टॉलरेंस के, ठीक है। लेकिन अगर तुम इनके आइटरेटिव मेथड्स की बात करो, इनके आइटरेटिव मेथड्स इन केस में लाइक तुम ये मैट्रिक्स वाले मेथड्स हैं जो तुम करोगे, इसमें अगर तुमने रुकना है तो इसमें रुकने की कंडीशंस के लिए तुम्हें नॉर्म्स की कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय नॉर्म्स? To find a distance in r की पावर n, r की पावर n समझते हो, n रियल r क्रॉस r क्रॉस r क्रॉस r क्रॉस अप टू n टाइम्स, ठीक है। तो उस वाले में हमने डिस्टेंस फाइंड करना अपने वेक्टर का। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय वेक्टर? देखो मैटलैब में वेक्टर के मीनिंग क्या होता है, कॉलम या फिर रो मैट्रिक्स को हम वेक्टर बोलते हैं। अब कॉलम मैट्रिक्स या फिर डायगोनल मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स या फिर रो मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज या फिर 1 हो या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स 1 हो, दोनों में से कोई एक चीज 1 होनी चाहिए, या फिर वो मैट्रिक्स ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है, ऐसी शेप का। तो इसको क्या बोलेंगे हम, लाइक ये तुम्हारा हो गया कॉलम मैट्रिक्स, बिकॉज इसमें एक ही कॉलम है, n क्रॉस 1 और ये तुम्हारा क्या आएगा 1 क्रॉस n, बिकॉज इसमें एक ही रो है। एनी प्रॉब्लम? तो ये वाले इन दोनों को हम क्या बोल देंगे, दिस बोथ आर वेक्टर्स, ओके। इन दोनों को वेक्टर बोलेंगे हम इस केस में, भले ही वेक्टर कुछ और होता है, बट अभी के लिए हमारे नए वेक्टर्स ये होंगे। मैटलैब में भी हम इन्हें वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। टू फाइंड अ डिस्टेंस, अब हम मान लो मेरे पास ये एक वेक्टर है 1 2 3 4, अब इसके लिए r की पावर 4 में मैंने इसका डिस्टेंस निकालना है। अब मैंने इसका r की पावर 4 की लिखा बिकॉज इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4 हैं। अब इनके बीच में डिस्टेंस निकालना, कैसे निकालोगे, ये छोड़ो, इसका तुम बता दोगे 1,2 के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालोगे तुम, 1,2 के बीच में डिस्टेंस अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, है ना। क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला, इसका स्क्वायर करो, ओरिजिन से निकालना डिस्टेंस इसका, तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, पूरे के पूरे को रूट से डिवाइड कर दिया। तो अगर मैंने r की पावर 4 में भी करना है तो मुझे L2 नॉर्म क्या होएगा कि मैंने ये L2 नॉर्म L इन्फिनिटी नॉर्म का मीनिंग लाइक मैम ने एक्सप्लेन नहीं किया था, बस मैम ने बोला था कि अगर तुमने L2 नॉर्म निकालना है तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर किया प्लस 2 का स्क्वायर किया प्लस 3 का स्क्वायर किया प्लस 4 का स्क्वायर किया, पूरे का रूट ले लिया। अगर तुमने L3 नॉर्म निकालना है तो उसके लिए 1 का क्यूब किया, 2 का क्यूब किया, 3 का क्यूब किया, 4 का क्यूब किया, सभी को ऐड किया, फिर उसका क्यूब रूट ले लिया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल नॉर्म्स, ठीक है। अगर मेरे पास r की पावर n में मैंने निकालना है अपना डिस्टेंस निकालना है इनके पॉइंट्स के बीच में, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं ये नॉर्म्स का ये मेथड लगाऊंगा। लाइक मैंने सभी एलिमेंट्स का वो कर देना, लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ नीचे। अब जैसे ये वाला पॉइंट, ये मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है, -1 1 -2। अब इसका L2 नॉर्म निकालना है। L2 नॉर्म के लिए मैं क्या करूंगा, सभी एलिमेंट्स का स्क्वायर पूरे के पूरे को रूट से डिवाइड कर दिया, पूरे के पूरे का रूट ले लिया, ठीक है। रूट लेके तुम्हारे पास ये L2 नॉर्म की वैल्यू आ जाएगी। L2 नॉर्म इज नथिंग बट डिस्टेंस, ठीक है। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। L2 नॉर्म ऐसे लगा लो 2 पॉइंट्स। अब तुमने इनफाइनाइट पॉइंट्स वाला डिस्टेंस निकालना है, L इन्फिनिटी नॉर्म। लाइक मुझे पर्टिकुलर मीनिंग नहीं पता, मैम ने भी नहीं बताया था, बस मैम ने ऊपर से बता दिया था कि लाइक L2 नॉर्म के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा, L3 नॉर्म के लिए तुम्हें क्यूब करना पड़ेगा और यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इन्फिनिटी पे पहुंच गए, इन्फिनिटी पे बात है
तो इन्फिनिटी पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इन सभी का मोड लेके इनमें से मैक्सिमम एलिमेंट चूज करना पड़ेगा। सभी का मोड लिया, -1 का मोड, 1 का मोड, -2 का मोड, उसका मैक्सिमम एलिमेंट 2 आ गया। सो दिस विल बी योर एल इन्फिनिटी नॉर्म। ठीक है, अब तुम बोलोगे इस नॉर्म की जरूरत क्या है? ये नॉर्म से हम अपने टॉलरेंस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये नॉर्म से हम अपने टॉलरेंस को डिफाइन करेंगे और इस टॉलरेंस से हम क्या करेंगे, लाइक अपने क्वेश्चंस वगैरह निकाल लेंगे, लाइक टॉलरेंस निकालेंगे ना, लाइक पहले वाले वेक्टर के नॉर्म निकाल लिए, दूसरे वाले वेक्टर का नॉर्म निकाल दिया, एंड हम नॉर्म को डबल मॉडुलस साइन से दिखाते हैं। इसको हम नॉर्म का साइन बोल लेंगे, नॉर्म ऑफ एक्स। तुम इसको मोड ऑफ एक्स बोलते अगर ये सिंगल वो होता, लेकिन अगर ये मैट्रिक्स है तो ये डिटर्मिनेंट होता, मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट है। लेकिन अगर मैं अब इसकी बात करूंगा, सो दिस इज नाउ योर नॉर्म ऑफ एक्स। ओके, नॉर्म ऑफ एक्स डिफाइन हो गया हमारा। ठीक है, एल इन्फिनिटी नॉर्म भी निकालना सीख लिया। ये पढ़ना हुआ पढ़ लेना, किसी काम का नहीं है ये भी किसी काम का नहीं है, नीचे वाला पढ़ना हुआ पढ़ लेना। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ऑफ नो यूज, पढ़ना हुआ पढ़ लेना। बस हमें बस इस मेन डेफिनेशन से काम था, पढ़ना हुआ ये जस्ट तुम्हारे लिए, लाइक अगर तुमने पढ़ना है इसे तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो, बिकॉज ये तुम्हारा किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा नहीं करेगा। बस मैम ने नॉर्म्स की थोड़ी और एक्सप्लेनेशन दी थी इसके थ्रू। ठीक है, तुम पढ़ लोगे तुम्हें समझ आ जाएगा। अब हम गॉस सीडल मेथड में जाते हैं। ये गॉस सीडल मेथड का जनरल फॉर्मूला है, बट इसे बाद में देखते हैं हम, ये हमारा मैटलैब में काम आएगा। ठीक है, ओके। अब तुम बोलोगे लाइक मैंने गॉस एलिमिनेशन का तुम्हें जनरल फॉर्मूला लिखवाया, बट उसका नहीं लिखवाया, क्या कहते हैं सेकंड वाले का क्या नाम था उसका, हाँ एलयू डिकम्पोजिशन का लिखाया। तो एलयू डिकम्पोजिशन में तुम्हें लोअर अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तुम बना लोगे। फॉरवर्ड और बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला हमने गॉस एलिमिनेशन में देख लिया, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन का देख लिया, फॉरवर्ड का भी सेम ही बन जाएगा, बस लूप को उल्टा कर देना। ठीक है, सो हमने उसका देख लिया, लाइक एलयू डिकम्पोजिशन भी हो जाएगा जब हम करेंगे। अब गॉस सीडल मेथड का हमने ये एक फॉर्मूला निकाला है, तो हम इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला देखेंगे कैसे आया। पहले मेथड समझ ले, गॉस सीडल मेथड है क्या। गॉस सीडल मेथड पढ़ने से पहले हमें एक कोशिश पढ़नी पड़ेगी, स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है। यार आज गॉस सीडल मेथड तक करें, एस वार कल कर लेंगे। हेलो ओके सर, ठीक है। फिर जैसे आप गला सूख गया मेरा, पानी पी लो सर। हाँ रुक जा, बस इसे खत्म करके वही करूंगा। अब मेरे पास ये मेरे अब पहले हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स कौन सा होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनल डोमिनेंट इफ इसका मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिखा यार, ये मान लो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है 10 -10 2 0 -1, ये कोई भी एक मैट्रिक्स मान लो। ठीक है, तुमने चेक करना है डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं है। डायगोनल डोमिनेंट का मतलब तुम्हें डायगोनल एलिमेंट का मोड लेना है और बाकी सारे एलिमेंट्स जो से रो में होंगे ना उनको ऐड करके देखना है। ठीक है, उनके मोड को ऐड करके देखना है। अगर ये डायगोनल वाले एलिमेंट सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स बाकी एलिमेंट के सम से ज्यादा होए तो इसका मतलब कि डायगोनल में डोमिनेंस है। ठीक है, डायगोनल में क्या है, डोमिनेंस है। तो 10 का मोड चेक करो, -1 के मोड +2 के मोड से ज्यादा होएगा, दैट इज करेक्ट। पहली वाली कंडीशन हो गया, पहला मोड हो गया। अब 11 में क्या आएगा, 11 का मोड इज ग्रेटर देन -1 का मोड प्लस -1 का मोड +3 विच विल इक्वल टू 5। फिर ये दोबारा से बच गया। ठीक है डायगोनल अभी भी डायगोनल डोमिनेंस चल रही है। फिर 10 के ऊपर चेक करो, 2 + 1 का मोड +1 मैट्रिक्स डायगोनल डोमिनेंट है। ओके, हाँ, तो ये पूरा मैट्रिक्स का डायगोनल डोमिनेंट है। अब तुम बोले डायगोनल डोमिनेंट का फर्क, लाइक तुम्हें क्या है, लाइक तुम्हें ऐसा क्या हो गया डायगोनल डोमिनेंस से। एक स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंस और सिंपल डायगोनल डोमिनेंस में ये फर्क है कि बराबर हो सकते हैं डायगोनल डोमिनेंस, लेकिन स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंस में इसको बड़ा ही होना पड़ेगा, हमेशा इक्वल नहीं हो सकता ये। ठीक है, अब रिजल्ट देखो, इसको मैंने लाइक ये जनरल फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं बिकॉज अगर मैटलैब में कभी इंप्लीमेंट किया करना हो इसे तो मैम ने जनरल फॉर्मूलाज भी लिखवाए हुए हैं। ठीक है, रिजल्ट, if A is strictly diagonal dominant then for any choice of x is equal to 0, तुम इसमें ना लाइक तुम अपना ये करने लगते हो ना इस वाले कोसीडल मेथड में, तुम्हें ना एक इनिशियल तुक्का मारना पड़ेगा। ठीक है, जो तुम मान लो
तुमने ना इनिशियल तुक्का मारा, कोई भी तुक्का मार दो दुनिया भर में, तुम्हें कोई इंटरवल बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम्हारा मैट्रिक्स डायगोनल डोमिनेंट है, क्या है डायगोनल डोमिनेंट है, अगर तुम्हारा मैट्रिक्स डायगोनल डोमिनेंट है तो इस दुनिया का जो सा मर्जी तुक्का मार दो तुम्हारा आंसर हमेशा आ जाएगा, हमेशा आंसर आएगा। बस आइट्रेशन से लग जाएंगे लेकिन आंसर हमेशा सेम ही आएगा, लाइक एंड में कन्वर्जेंस वही आ जाएगी। ठीक है, ये वो है रूल। ये जैकोबी मेथड रहने दो, ये मैम ने बस ऊपर ऊपर से बताया था, मैम कितनी सिलेबस में नहीं है, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। तो जैकोबी मेथड में हमने कुछ ज़्यादा करना नहीं है। गॉस सीडल करोगे तो मैं जैकोबी भी बता दूंगा वहां पर। मैं शुरू करें गॉस सीडल मेथड। इन थ्योरम से कुछ पूछना तो पूछ लो, अभी भी टाइम है। नो सर। सो लेट अस स्टार्ट गॉस सीडल मेथड। ये आज करते हैं, बाकी एसओआर और बाकी का काम हम कल कर लेंगे। ठीक है, गॉस सीडल आइटरेटिव टेक्निक टू फाइंड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन टू दिस। हमें इनिशियल गैस दिया हुआ है 001 000 दिया हुआ है इनिशियल गैस, 000 हमारा इनिशियल गैस है, एंड आइटरेटिंग अंटिल, ये हमें टॉलरेंस कंडीशन दी हुई है 10⁻³ और यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन डाला हुआ है, यू कैन सी, और ये नोम है, दिस इज नोम। मतलब कि हमारे पास ये एक नया एक मैट्रिक्स आएगा, मान लो एक मैट्रिक्स ये आ गया, ये आ गया एक और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नहीं सॉरी वेक्टर है ये तुम्हारे पास x1 वेक्टर आ गया और ये तुम्हारे पास x2 वेक्टर आ गया। तुम इस x2 को x1 से माइनस करो, x2 माइनस x1, फिर इसका नोम ले लो। नोम क्या होगा, नोम इन्फिनिटी वाला। मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लो, मैक्सिमम एलिमेंट 10⁻³ से कम होना चाहिए, तब जाके तुमने रुकना। ठीक है, ये इसकी स्टॉपिंग कंडीशन के लिए हमने नोम पढ़ा था, ये स्टॉपिंग कंडीशन में हमने नोम यूज करना है। तो सबसे पहले हम इसका डायगोनल डोमिनेंस चेक करेंगे। हमने देख लिया कि डायगोनल डोमिनेंट है, तो हम कोई भी तुक्का चला सकते हैं इसके अंदर। 0,0,0 से शुरू करते हैं। अब गॉस सीडल मेथड का फॉर्मूला देखो, लाइक कैसे लिखना है। x1 की वैल्यू निकालो, यहाँ से क्या आएगी, सबसे पहले वालों से ऊपर में से, सबसे ऊपर में से क्या आएगी, x1 इज इक्वल टू 6 प्लस x2 प्लस 6 प्लस x2 क्या आ गया, हाँ 6 प्लस x2 माइनस 3x3, 3 है 2 है, मैंने 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, 2 होएगा फिर। ठीक है, क्वेश्चन में 2 होएगा, मैंने राइटिंग में मिस्टेक कर दी, यहाँ पर 2 होएगा, प्लीज नोट दिस, ये 2 है। अब ये 2 है तो ये 2x3 उधर चला गया। अब यहाँ पर देखो मैंने चीज लिखी है k प्लस 1, यहाँ पर भी k+1, यहाँ पर k+1, ये k ये k। अब ये चीजें क्या है, सबसे पहले हम x1 से शुरू करते हैं। मुझे इनिशियल गैस पता था 0,0,0,0 पता था। अगर मैंने इनिशियल गैस इसके अंदर डाला तो मेरे पास x1 क्या यही 0 आएगा, ये x1 तुम्हारा, ये x1 ऑफ 0 है तो, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पर x1 क्या आएगा, नया x1 आएगा ना, x1 ऑफ 1 आएगा तुम्हारे पास सबसे पहले यहाँ से, समझ रहे हो ना, बिकॉज तुम्हारा इनिशियल गैस तुम्हारे पास क्या है 0,0,0,0, तो x1 ऑफ 0 तुम्हें 0 दिया हुआ है, x2 ऑफ 0 0, ये सारे के सारे 0 दिए हुए हैं। इनिशियली गैस तुम्हें 0,0,0 दिए हुए हैं सारे के सारे के, तो x1 तुम्हारा सबसे पहले वाला क्या आएगा, नया x1 आएगा ना, तो मैंने इसके ऊपर ये क्या लगा दिया, x1 लगा दिया। तुम्हें k+1 की x डैश भी लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है कि ये नया x1 डैश आ रहा है तुम्हारे पास। ठीक है, बट सिंस हम आइट्रेशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आइट्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमें इसे k+1 के थ्रू लिखा है। ठीक है, अब सी तुम्हारे यहाँ से सबसे पहले x1 आ गया, x1 क्या आ गया तुम्हारे पास 0.6 आ गया, सबसे पहले इसके अंदर वैल्यू डाली तुमने 0 0 6 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 0.6, अब तुम्हारे पास x1 ऑफ 1 आ गया। अब नेक्स्ट वाले मेथड में तुमने क्या करना है, नेक्स्ट वाले मेथड में तुम्हारे पास x1 की नई वैल्यू आ गई है, नई वैल्यू आ गई x1 की, तो तुम नई वैल्यू ही यूज कर लो ना, पुरानी वैल्यू का यूज करके तुम क्या करोगे, अगर तुम पुरानी वाली वैल्यू यूज करके x2 निकाल रहे हो तो तुम्हारे पास क्या आएगा, जैकोबी मेथड बन जाएगा वो, कि तुम अपने पुराने 0 को यूज कर रहे हो इसके अंदर, इस नई वैल्यू को यूज नहीं कर रहे। अगर तुम पुराने वाले मेथड यूज करो तो वो जैकोबी मेथड जो हमारे सिलेबस में से नहीं है, हमने इससे नई वैल्यू को यूज करना है, इस नई वैल्यू को यहाँ पर डाल देना है, इस नई वैल्यू को यहाँ पर डालोगे। अब देखो इस वाले में मैंने 0.6 डाला है, x1 की जगह 0 नहीं डाला। ठीक है, 0.6 डाला, 0.6 प्लस 0 माइनस 3 तो तुम्हारे पास एक और नई वैल्यू आएगी, दैट विल बी x2 ऑफ 1। ये तुम्हारे पास x2 भी चेंज हो गया। अब जो जो वैल्यू तुम्हारी चेंज होती जा रही हैं उन वैल्यू में तुम नई वैल्यू डालोगे, जो वैल्यू चेंज नहीं हुई उनमें तुम पुरानी वैल्यू डालोगे। दिस मेथड इज नोन एज गॉस सीडल मेथड।
ठीक है, अब यही क्वेश्चंस मैंने कहाँ से फ्रेम किए हैं, ये यहाँ से फ्रेम किया मैंने। x2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ना, x2 इज इक्वल टू 25 प्लस x1 प्लस x3 माइनस 3x4 डिवाइडेड बाय पूरे पूरे को डिवाइड कर दिया 11 से। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन फ्रेम कर दी। बस ये आइट्रेशन का ध्यान रखना कि आइट्रेशन तुम्हारी यहाँ से शुरू होगी, लाइक यहाँ पर k+1 है तो यहाँ पर x1 भी k+1 से अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा x2 k+1 है तो यहाँ पर तुम्हारा x2 k+1 से अपडेट हो जाएगा। जहां पर तुम्हारा x3 k+1 है तो यहाँ पर तुम्हारा x3 k+1 से अपडेट हो जाएगा। सारी नई वैल्यूज यूज करनी है, ऐसे तुम्हारी इटरेशन चलती जाएंगी। ठीक है, ये मान लो तुम्हारी सबसे पहली इटरेशन तुम्हारे पास ये वैल्यू फेच हो गई x1 की, जो तुम्हारा सबसे पहला आ गया x1 इज इक्वल टू 0.6 2.3273, ये तुम्हारे पास सबसे पहला x1 आ गया यूजिंग गॉस सीडल मेथड। अब एक और आइट्रेशन करो, दूसरी वाली आइट्रेशन में तुम वैल्यू निकाल लोगे। तो ये पूरा का पूरा टेबल बना दिया था मैम ने, टेबल दिखाया था, ये गॉस सीडल मेथड का टेबल था और मैम ने जैकोबी मेथड का टेबल दिखाया था। उसमें 10 आइट्रेशन से ये सेम आंसर आ रहा था 10 आइट्रेशन से। तो मैम ने बोला गॉस सीडल मेथड क्यों अच्छा है, बिकॉज इसमें कम आइट्रेशंस करनी पड़ती हैं। तो सेम तुम अपने k इज इक्वल टू 1 के लिए करोगे इसे शुरू। k इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आएगा तुम्हारे पास, x1 की पावर यहाँ पर करते हैं, k इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आएगा तुम्हारे पास आएगा x1 की पावर 2 इज इक्वल टू, ये पावर नहीं है सॉरी, हेलो हेलो सर। आवाज आ रही है? हाँ हाँ वो एक्चुअली मैंने गलती से बैक कर दिया था। कोई तो या हम ये बात कर रहे थे, ये x2 ब्रैकेट में रखना है, पावर नहीं है। x1 सेकंड आइट्रेशन ऐसे बोलेंगे हम इसे, x1 सेकंड आइट्रेशन में इसकी वैल्यू निकालोगे तो दैट विल बी 1/10 इनटू क्या आ जाएगा 6 प्लस x2 1 माइनस 2x3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। क्या हो गया बस तुम्हारा 0 की जगह 1 आ गए और 1 की जगह 2 आ जाएंगे। तब अब तुम्हारे पास x2 आ जाएगा, तो ऐसे तुम्हारे पास x2 सेकंड आइट्रेशन निकल जाएगा, x3 सेकंड आइट्रेशन निकल जाएगा, x4 सेकंड आइट्रेशन निकल जाएगा। ऐसे तुम्हारी वैल्यूज निकल जाएगी और आइट्रेशन चलती जाएगी और तुम्हारे पास ऐसा एक टेबल फ्रेम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात पेपर में सॉल्व करना है टेबल, ठीक है और इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तुम ये अब ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या था, मैम ने लास्ट वाले वही लगाया स्टॉपिंग क्राइटेरिया। लाइक सबसे पहले देख लो कहां पर लगाया मैम ने, ये 2 और 1 पे लगाया। हमें 0 के 1 और 0 के ऊपर क्यों नहीं लगाया, 1 और 0 के इसलिए नहीं लगाया क्योंकि 0 तुम्हारा इनिशियल गैस था, हम गैस को कंसीडर ही नहीं करते। हम 2 और 1 पे लगाएंगे, 2 और 1 के ऊपर लगाओगे तो तुम्हारे पास ये कुछ आएगा, लाइक ये लगाओ 1.0 माइनस दिस कॉमा 2 दिस माइनस दिस माइनस, इन दोनों को माइनस कर दिया, इन दोनों को माइनस कर दिया, मोड ले लिया। इसका जो सा मैक्सिमम एलिमेंट आएगा तुम ये देखो 10⁻³ से कम नहीं होएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स नहीं होएगा, तुम्हारे पास 0 पॉइंट यहीं से दिख रहा है, तुम्हारे पास लास्ट वाला एलिमेंट 0.1 आ रहा है, तो वो 10⁻³ से कम नहीं है, तो इसलिए तुम्हें अपनी आइट्रेशन कंटिन्यू रखना है। ठीक है, और नोट्स में लिखा भी है मैंने, गॉस सीडल मेथड इज प्रेफर्ड ओवर जैकोबी मेथड, नॉट ओनली गॉस सीडल मेथड विल कम इन एग्जाम्स। ठीक है, तो गॉस सीडल मेथड में सेशन 2 का पहला वो है, लाइक जो से पहला वाला आएगा मेथड हमें। तो कुछ पूछना है इसमें तो पूछो, एसआर मेथड हम कल कर लेंगे। ठीक है, पूछना कुछ? लॉस है। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।